अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आप सब लोगों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमान और मैं हूं इरम सफदर। नाजरीन, दिन का आगाज़ हो चुका है, उम्मीद करते हैं आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। नाजरीन, आज हम बहुत अहम चीज़ों पे बात करेंगे। कुछ सीरियस इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द लोगों में डेंगू फैल रहा है। डेंगू के बारे में बात करेंगे, कुछ नफ्सियात के बारे में बात करेंगे। नींद पूरी नहीं होती हमारी, हमें कितने घंटे सोना चाहिए, आज हम अब्दुर्रहमान इस बारे में भी बात करेंगे। स्पेशली इरम के नींद पूरी नहीं होती, नींद आती नहीं है। बहुत से हमारी सोसाइटी में लोग ऐसे हैं कि जो स्लीपिंग पिल्स लेकर जो है सोते हैं, अपनी नींद को पूरा करते हैं। और उसकी क्या वजूहात हैं कि मेंटली ग्रूम नहीं है और नींद का ताल्लुक किस चीज़ से है। और इसके साथ साथ आज हमारे साथ एक रोल मॉडल यानी कि मॉडल भी मौजूद हैं जो काफ़ी ज़्यादा खसूसियात रखती हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और उनकी जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि इंस्पायरेशन पर्सनैलिटीज़ हमेशा से लोगों को इंस्पायर करती है और इंसान के लिए वो एक रोल मॉडल होती है। बिल्कुल, मैं अपने पैनल पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, मेरे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं जी। बिजनेसमैन भी है, एजुकेशनिस्ट भी, एंटोमोलॉजिस्ट भी हैं। वेलकम सर। सईद आलम साहब है इनका नाम जी। नाम भी है और काम भी बहुत बड़े हैं। सर वेलकम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अब्दुर्रहमान, आपके पैनल पे कौन जी मेरे साथ मौजूद हैं। स्पेशली हमने अगर नींद की बात की है तो साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं अनीसा बंदयाल, और वो हमें बताएंगी आज डिफरेंट जो हमारे सोसाइटी के जो नफ्सियाती इशूज़ हैं उनके ऊपर उनसे बात करेंगे। वेलकम मैम इन आवर शो, खुश आमदीद, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से जो है हमारे शायकीन को अपनी बातों से महसूस करेंगी। और मॉडल की हमने बात की थी तो हमारे साथ आज ज़ुखरुफ मौजूद हैं। वेलकम ज़ुखरुफ इन आवर शो, और उम्मीद करते हैं आपके नाम की तरह आपका नाम का मतलब भी पूछेंगे, काफ़ी मतलब कि एक अट्रैक्टिव और बड़ा एक मुनफरिद किस्म का नाम है। मेरा ख्याल है अब्दुर्रहमान ज़ुखरुफ से ही स्टार्ट करना चाहिए, इनका नाम का मतलब पूछना चाहिए। जी ज़ुखरुफ। मेरे नाम का मतलब है सोना। लाइक मेरा नाम है ज़ुखरुफ शम्स, जिसका मतलब है सूरज से निकलता हुआ सोना। बेसिकली ये एक सूरत है कुरान पाक की, सूरह ज़ुखरुफ, जिसमें जो सफ़र की दुआ ये बेसिकली इसी सूरत में है। तो अच्छा ज़ुखरुफ, हमें आप इंसान हमेशा सोसाइटी में मुनफरिद दिखना चाहता है, अलग दिखना चाहता है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बाय बर्थ, जैसे कि आप पैदा हुई तो नहीं पता था कि आपका नाम बिल्कुल अलग से हो, नाम अलग से है, अब काम भी अलग से है। बिल्कुल, तो आप ये बड़ी ब्लेसिंग है आपका। बिल्कुल, लाइक मुझे बच्चे चढ़ाते थे जूहू जू और ये वो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि अम्मा ये क्या नाम रख दिया है, बच्चों को तो बोलना ही नहीं आता जू और ये। लेकिन जब मैंने अभी कुछ 2-3 साल पहले जब मैं सूरत पढ़ी थी, मैंने जब पढ़ा तो उसकी जब मैं तर्जुमा पढ़ा वो सब, तो लाइक मुझे बहुत खुशी हुई कि यार ये जो मतलब कितना मुनफरिद नाम है और बहुत अच्छी खसूसियात है सूरत में। तो मे भी अल्लाह उसकी बरकत से मेरे में वो चीज़ चेंज किया होगा, कोई निकनेम रख लिया? मैंने बहुत नेम चेंज किया। मैंने आयशा बना लिया था खुद को, अलीज़े बना लिया था। लाइक हर क्लास में एक नाम चेंज हो जाता था। तो जब बच्चे चढ़ाते थे, जू बोलते थे, ये वो, तो आपको बुलिंग करते हैं ना बच्चे, तो आप बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। उस टाइम पे नहीं इतना पता था, ना कितनी काउंसलिंग वगैरह होती थी, ना लाइक पेरेंट्स इस पे तवज्जो भी नहीं देते कि बच्चों को समझाना चाहिए, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। बच्चे घर में भी वो बुलिंग स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो जू है, ये तो ये है, वो है। तो वो घर से चढ़ाना शुरू हुआ, स्कूल तक गया, वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया। लेकिन एक टाइम पे लाइक आपको खुद को एक्सेप्ट करना होता है। तो नहीं तो जब स्कूल में आपको चढ़ाते थे तो घर आके अम्मी अब्बा से लड़ाई करती थी कि मेरा नाम क्यों रखा है आपने? ये नहीं, मैं बेसिक थोड़ी सी बर्दाश्त करने वाली हूँ। अच्छा, मुझे चढ़ाते थे तो मेरे में गुस्सा बढ़ता था, ओके ठीक है अब तो कुछ बन के दिखाना ही, मेरा नाम अपने बच्चों का नाम रखेंगे, लाइक ऐसा कुछ बनना है, तो मेरा ये माइंडसेट। अच्छा ज़ुखरुफ, आपके नाम का मतलब है सोना, तो अभी गोल्ड, तो कितना गोल्ड जो है आपको लगता है कि आप इस वक्त साबित हो चुकी हैं? गोल्ड तो हूँ, लेकिन वो सूरज में जो तप रही हूँ ना, तो उसके बाद जो कुंदन निकलना है बस वो। क्या बात है, क्या बात। इस बारे में और भी आपसे बातें करेंगे, नाम सही लेने की कोशिश करेंगे आज आपका क्योंकि बहुत मुख्तलिफ नाम है, और डॉक्टर साहिबा से भी बातें करेंगे। सर, एंटोमोलॉजिस्ट होते क्या है, काम क्या है इनका, हमारी सोसाइटी में क्या इनका एक किरदार है हमारी सोसाइटी में? जी मैं बताता हूँ आपको इस बारे में। एंटोमोलॉजी बेसिकली एक सब्जेक्ट है, बुनियाद इसकी एग्रीकल्चर है। ज़राअत में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। उन कीड़े मकोड़ों के नॉलेज का नाम एंटोमोलॉजी है। उस एंटोमोलॉजी को जो लोग इन डेप्थ जाकर स्टडी करते हैं, ठीक है, उसमें मास्टर्स करते हैं, जो एमफिल करते हैं, जो पीएचडी करते हैं, वो लोग बाय प्रोफेशन एंटोमोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इसमें स्टडी भी की जाती है, कोर्सेज होते हैं, डिग्री मिलती है आपको? एंटोमोलॉजी में
इसमें एमफिल होता है, इसमें पीएचडी होती है, पोस्ट डॉक्टरेट बिल्कुल होता है। ठीक है सर, इसके ऊपर तफसीली आपसे बात करते हैं। मैं मेरे साथ जो है साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, उनको भी थोड़ा सा इंटरलिंक कर लेते हैं ताकि हमारे शायकीन एक मरतबा तमाम मेहमानों से जो है उनका तारुफ भी करवाया जाए। डॉक्टर साहब, स्पेशली आज हमने बात की है नींद के ऊपर। नींद का एक बहुत बड़ा सोशल इशू है और आप समझें कि नींद इंसान के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 24 घंटे काम करते हैं, 48 आवर्स काम करते हैं, लेकिन जैसे ही नींद जो अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है उसको थोड़ा सा भी हम लेते हैं तो हमारी सारी जितनी भी ख़ास तौर पर हमारे जो स्टोमक के जो प्रॉब्लम्स हैं, गले के प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो जाती हैं। क्या वजूहात हैं, किस तरीके से देखती हैं इस चैप्टर को? देखिए, जो नींद का प्रॉपर एक ड्यूरेशन बताया जाता है वो 6 से 8 घंटे है। ठीक है, 24 घंटे में 6 से 8 घंटे अगर आप नींद पूरी कर लेते हो तो वो आपके लिए ब्लेसिंग है। लेकिन आजकल जिस तरह से हर कोई एक कंपटीशन में चल रहा है तो उसमें 6 से 8 घंटे नींद लेना बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट्स के ऊपर अलग से बर्डन है। इसके अलावा अडल्ट में अगर आ जाएं तो उनको अपने फ्यूचर के बारे में अलग से टेंशन्स हैं। बायोलॉजिकली हर किसी का एक अपना टाइम स्पैन होता है नींद का। कोई 4 घंटे के बाद भी फ्रेश हो जाता है, कोई 2 घंटे के बाद भी फ्रेश हो जाता है, कोई 12 घंटे भी सोया रहे तो वो फ्रेश नहीं होता। एक्चुअल अपना बायोलॉजिकल को देखना और फिर उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस भी बोलते हैं। लेकिन 6 to 8 आवर्स इफ़ यू कांट टेक द स्लीप प्रॉपरली देन यू शुड गो फॉर इट। कि आप अपना एनालिसिस करो कि कितनी देर आप सो के उठोगे तो फिर आप फ्रेश फील करोगे। क्योंकि आप अगर 10 घंटे भी सो के उठती हैं, मोस्टली हमारे यहाँ फीमेल्स आती हैं तो दे सेड कि मुझे फ़्रेश नींद नहीं आई, और फ्रेश नींद को वो कहती है कि हमें नींद आई नहीं। जब उनके घर वालों से हम हिस्ट्री लेते हैं तो दे टोल्ड अस के ये तकरीबन रात को 10 बजे सोई हैं और सुबह 12 बजे उठी हैं, बट शी इज़ अनअवेयर। उसका भी बहुत सारे पीछे कॉजेज़ हैं, रीजंस हैं। इफ़ यू हैव अ टाइम देन आई टेल यू अबाउट इट, और इफ़ यू वांट टू टॉक टू हिम तो लेटर ऑन आई विल कंटिन्यू इट। जी, आप अगर अभी चाहते हो कि इसको मैं कंटिन्यू जी करूं? प्लीज़। सो देयर इज सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेस। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिप्रेशन एंड टेंशन, मतलब इन तीनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन हम इनको मर्ज हम कर चाहेंगे देते आप हैं। थोड़ा थोड़ा बताइएगा इनका फ़र्क। ओके, पहले मैं इसको कवर कर लूँ, जी, जी, देन आई please, विल please. लेट यू नो अबाउट दिस। देखो, जब स्ट्रेस हम किसी चीज़ का लेते हैं, आपके ऊपर एक दबाव आता है। आप लाइक इस टेबल के ऊपर इस के वज़न से ज़्यादा कोई वज़न रख देंगे तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर आप सारे जहान का स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो, सोचते रहते हो रात के टाइम, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आप प्रॉपरली नहीं सो सकते हो। फिर आपकी कुछ सारे दिन की जो प्लानिंग होती है उसमें से कुछ काम आप नहीं कर पाते हो, तो उसके बाद वो आपकी थॉट जो है वो आपके कॉन्शियस में रह जाती है, अनकॉन्शियस में रह जाती है। सॉरी, बातों से बातें निकल आती हैं तो एक बात पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा डिटेल में बताने जी के जी लिए। जी। तो इसमें मैं थोड़ा आपको ये भी बताती जाऊँ कि कॉन्शियस क्या होती है। मैं और आप आमने सामने बैठे हैं, दैट इज़ अ कॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस व्हेन आई विल रिकॉल इट एट माई होम दैट आई वेंट देयर एंड मैं आप लोगों को मिली, वो अनकॉन्शियस है। Unconscious देयर है। इज़ अ सबकॉन्शियस आल्सो, जो कि स्टोर रूम कहलाता है। आपके बैक ऑफ माइंड चल बैक रहा ऑफ माइंड, जो कि हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल चीज़ें नहीं होती, हम उसको बैक ऑफ द माइंड डाल देते हैं, या जो चीज़ें हम कर नहीं पाते या जिनका हमारे वसाइल नहीं होते तो उसको हम बैक ऑफ द माइंड डाल देते हैं, जो कि हम अक्सर कहते हैं कि ख्वाबों में हमें आना शुरू हो गए। ठीक, उस ये चीज़ जो होती है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। ओवर ड्रीमिंग जो है वो आपको ओवर ड्रीमिंग आपको फ्रेश नहीं होने देती। ठीक है, नींद के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, डीप स्लीप के कुछ आवर्स होते हैं, उसके बाद एक ख्वाबों का सिलसिला होता है, फिर उसके बाद आप अगर ओवर ड्रीमिंग करोगे तो फिर आपके मसल्स जो हैं वो भी रिलैक्स नहीं होंगे। जब आप उठते हो तो फिर बहुत सारी कंप्लेंट्स सुनने को मिलती हैं कि मैं फ्रेश नहीं हूँ, मेरे मसल्स जो है सर में दर्द शुरू हो गया है, बहुत खिंचे हुए हैं, स्पेशली नेक मसल्स जो हैं वो बहुत स्टिफ हैं,
सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द रहता है, तो मोस्टली कंप्लेंट्स यही होती हैं, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी दीज आर द रीजंस इन फैक्ट। तो नींद अगर आपकी जस्ट पूरी हो जाए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ों में नींद आ जाती है, आपका खाना आ जाता है, आप के रहन सहन आ जाता है। ये बेसिक नीड एक है जिसमें कि 5 नीड्स में से एक नीड ये है जो कि प्रॉपर लेनी चाहिए। और अगर आप प्रॉपर नहीं ले पाते हो तो ट्रिंकुलाइजर्स की आपने बात की, ट्रिंकुलाइजर यानी कि नींद की टेबलेट्स, तो एज ए साइकोलॉजिस्ट आई विल नॉट रेफर फॉर इट। मैं चाहूँगी कि हमें वो तरीक़ेकार सीखने चाहिए जिससे हमें अच्छी नींद आ सके। हम उसको बोलते हैं सुकून नींद आ सके, हाइजीन, सब हाँ, सुकून की नींद आ जाए। बिल्कुल, तो उसको हम स्लीपिंग हाइजीन बोलते हैं, ठीक है, जो कि अगर हम प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करें तो हम इस किस्म की मेडिसिन से अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम आपसे ये पूछेंगे कि जैसे आपने बताया कि सब कॉन्शियस एक स्टोर रूम होता है, कि किस तरीके से आप अपने बर्डन को लेकर सोते हैं और वो आपके माइंड में चलते रहते हैं और आप प्रॉपर जो है नींद नहीं ले पाते। इसके ऊपर आएंगे, लेकिन हमारे साथ जो है सईद आलम साहब मौजूद हैं और स्पेशली जो मंथ है वो भी तकरीबन इस ऐसा ही चल रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो शायकीन हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे डेंगू के हवाले से। जी डॉक्टर साहब आप बता रहे थे। डेंगू का जो मर्ज़ है ये बेसिकली बारिश या पानी इसके साथ एसोसिएटेड है। लाइक अभी पिछले महीने में आपने देखा कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, बिल्कुल, अपने दाएं बाएं आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको जगह जगह पे पानी खड़ा नज़र आता है। लाहौर में भी और बाकी शहरों में भी ऐसा सूरत हाल है। तो जहाँ पानी खड़ा होगा वहाँ पे डेंगू मच्छर का पैदा होना उसका चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर डेंगू का मच्छर अपना अंडा देता है, उसमें उसका लार्वा बनता है, उससे प्यूपा बनता है और प्यूपा से पूरा मच्छर जो है एडल्ट फार्म में वो तश्कील पाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस पानी को वहाँ पे खड़ा ना होना दें। लेकिन उस पर बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको बताऊँगा कि डेंगू है क्या। ठीक है, डेंगू एक बीमारी है जिसको डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम बोलते हैं या उर्फ़ आम में डेंगू फीवर के नाम से पुकारा जाता है। और ये पाकिस्तान में कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुई, लाइक ये बहुत पुरानी हमारे पास नहीं है। ये फार ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनाई है, श्रीलंका उसके बाद है और थाईलैंड है, बेसिकली ये उन मुल्कों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही थी। लेकिन चूंकि अब ग्लोबल ट्रैवल होता है, लोग जाते हैं मुल्कों से ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, फिर सामान आता है, शिप्स के ज़रिए बहुत सारे आपके इक्विपमेंट आ रहे हैं, आपका बहुत सारा ट्रेड हो रहा है। तो उस किसी ट्रेड के ज़रिए से पाकिस्तान में ये सबसे पहले कराची में इंट्रोड्यूस हुआ था। किसी चीज़ के अंदर इसका लार्वा आया, समुद्र के साथ चूँकि शिप्स आते हैं तो वहाँ से वो ट्रांसफ़र हुआ, आबादी में, पॉपुलेशन में फैला, थोड़े से लोगों के अंदर इसकी बीमारी और उसकी अवेयरनेस फैली। पंजाब में अभी भी नहीं था। उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी शिपमेंट होती है, प्रोडक्ट अगर किसी का आया है कराची में तो उसने जाना है पेशावर तक, तो वो जब पेशावर पहुँचेगा तो फिर पेशावर में भी वो लार्वा वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, फिर लार्वा की आउटब्रेक वहाँ पे हुई, डेंगू का शोर पेशावर में मचा। और फिर आपने शायद देखा होगा कि कोई 10-12 साल पहले लाहौर में बहुत बड़ा एक दफ़ा इसका बहुत शोर मचा, बहुत से लोग कराची में आए, लेकिन कराची में इतना शोर नहीं था। इसका सबसे बड़ा शोर ही पंजाब में था, स्पेशली लाहौर में। उसकी वजह शायद ये थी कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसको बड़ा प्रोएक्टिवली इसको रिस्पॉन्ड किया, इसकी प्रॉपर मुहिम चलाई, मैं समझता हूँ सेमिनार चलाए कि इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, सेमिनार्स किए, वर्कशॉप्स किए, पब्लिक तक अवेयरनेस की, जाके हर बंदे को बताया जाके, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हम खुद उसमें इन्वॉल्व थे उस टाइम पे। तो ये वजह थी कि पंजाब में इसको ज़्यादा अग्रेसिवली टेकअप किया गया, शायद दूसरे सूबों में उस तरह नहीं लिया गया। तो यही वजह है कि पंजाब में लोग समझते हैं डेंगू ज़्यादा है, हालांकि ऐसा नहीं है। डेंगू पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, इवन कोयटा में, पेशावर में, दूसरे खित्तों में, स्कर्दू, गिलगित बलूचिस्तान, बल्तिस्तान, एवरीवेयर डेंगू का मामला। अच्छा सही साहब, आप माशाल्लाह से एजुकेशनिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, इस प्रोफेशन में आना कैसे हुआ? आपने देखा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो या आपकी रिसर्च इसके ऊपर ज़्यादा थी या इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरी बेसिकली डिग्री है एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने BSc ऑनर और फिर MSc ऑनर किया था और इसी सब्जेक्ट में किया था। उसके बाद हम इसी बिज़नेस में थे। तो जब ये डेंगू का शुरू हुआ है एक पूरा आउटब्रेक और लोगों में इसमें अवेयरनेस आई है, तो फिर हमने भी इसके ऊपर अपनी बिज़नेस का लाइन तश्कील दी कि हम लोगों को डेंगू से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। चूँकि नॉलेज था और उसके बाद मुझे बैरून मुल्क जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने वहाँ पे भी इसकी ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, तो उसी नॉलेज को हमने यहाँ पे इम्पार्ट किया ताकि अपने लोगों को बेसिकली हेल्प किया जा सके। और ये हम यहाँ पे काम करते हैं, हम अवेयरनेस भी करते हैं,
फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार करते हैं, सेशंस करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक जहाँ भी कोई बुलाना चाहे, कोई गैदरिंग होती है तो वहाँ पे हम जाके फ्री लेक्चर देते हैं, और प्लस उसके बाद जो अगले उसके मामलात हैं वो भी देते हैं। जी, जैसे आप बता रहे थे एंटोमोलॉजिस्ट एक कोर्स करवाया जाता है, ये स्टडी पाकिस्तान में किस इंस्टीट्यूट में करवाई जा रही है और इसके लिए क्या ज़रूरी है, ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, और कौन से लोग ये स्टडी कर सकते हैं, इस बारे में भी थोड़ा बताइएगा। जी, मैं अर्ज़ करूँगा इस सिस्टम में तकरीबन जितनी भी पंजाब की या पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में एंटोमोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। क्योंकि एंटोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत और ये ज़ुआलॉजी की ब्रांच है बेसिकली। यानी जब आप ज़ुआलॉजी पढ़ते हैं तो ज़ुआलॉजी के अंदर एंटोमोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो जो भी बच्चा या बच्ची ज़ुआलॉजी पढ़ती है उसको एंटोमोलॉजी का इल्म होता है। अब ये उसकी मर्जी है कि वो इसको एज ए मेजर सब्जेक्ट स्पेशलाइज स्पेशलाइज कर ले, उसको ऑप्ट कर ले, उसमें एमफिल कर ले, उसमें पीएचडी कर ले, उसमें आगे चले जाए। तो ये सर्टिफिकेट वगैरह कोई नहीं है कि कोई मैट्रिक किया तो आप इसके certificate साथ नहीं है। सर्टिफिकेट अच्छा। इसमें मास्टर्स डिग्री और एमफिल डिग्री और पीएचडी है, बल्कि पाकिस्तान में अब तो पोस्ट डॉक बहुत से लोग हैं जिन्होंने डबल पीएचडी एंटोमोलॉजी के ऊपर की हुई है। ठीक है। बिल्कुल। सईद आलम साहब से बात हो रही है और कैसी एकदम ज़बरदस्त बात है कि माशाल्लाह से एजुकेशनिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी Businessman हैं, लेकिन अपने जो नॉलेज है और वो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, और बिल्कुल। ऐसे ही सरमाया पाकिस्तान के लिए आपको पता है बिल्कुल। मुफीद साबित होता है। डॉक्टर्स की बात हो रही है तो रुख करेंगे ज़ुखरुफ की तरफ और उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या करती हैं। जी ज़ुखरुफ, क्या करती हैं आप इसके अलावा और क्या क्या? फ्यूचर की डॉक्टर ही हूँ। वेरी नाइस। मैं थेरेपिस्ट, तो डीपीटी कर रही हूँ, डॉक्टर फिजिकल थेरेपिस्ट को कंप्लीट करते हैं। तो मेरे डॉक्टर बनते आप मॉडल भी बन गई, ये कैसे हुआ? एक आर्टिस्ट हमेशा आर्टिस्ट होता है, अरे। मेडिकल भी एक आर्ट है और बिल्कुल। मॉडलिंग भी एक आर्ट है। तो बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे बचपन से मुझे था कि लाइक पिक्चर्स बनवाना, मेकअप करवाना, पोजिंग, वो चीज़ अच्छी लगती थी। लेकिन पेरेंट्स चाहते थे कि लाइक मेडिकल में जाओ, मुझे इंटरेस्ट भी था इस चीज़ में। तो एजुकेटेड होना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप एजुकेशन लाइन रखो अपनी, लेकिन अपने डॉक्टर्स passion को तो बहुत pursue पढ़ना पड़ता है, तो फिर कैसे टाइम मैनेज करती हैं आप? वो माइंड गेम्स होती हैं। माइंड गेम्स होती तरीके है। से चलना पड़ता है ना, हर चीज़ अच्छा। का उसको टाइम दो। अब ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो तो टोटल पढ़ाई में घुस जाओ, डिप्रेशन के बिल्कुल। शिकार हो जाओ, स्ट्रेस ले लो। वो जैसे उन्होंने बताया पूरे जान का बर्डन आप पे नहीं है, अपने हिस्से का काम करें। तो थोड़ा थोड़ा करें, आप अपने पैशन को भी परस्यू करें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी रखें और अपने घर वालों को भी टाइम दें। तो चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। अच्छा ज़ुखरुफ, आपने बताया आप आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो हैं। क्या क्या काम करती हैं? शायकीन को ये भी बताइएगा। आर्ट में काफ़ी कुछ करती हूँ, लाइक मैं शायरी करती हूँ, अरे। नॉवेल्स, शॉर्ट नॉवेल्स लिखती हूँ, शॉर्ट स्टोरीज टाइप। उसके बाद मैं अपने गाने बनाती हूँ, लाइक बाथरूम सिंगर हूँ लेकिन अपने पास मतलब मुझे ट्यून्स बनाना, लिरिक्स बनाना, उस पर गाना बैठ के मैं अम्मा के साथ अपनी फैमिली गैदरिंग्स में लाइक अपने सॉन्ग्स वगैरह बनाती हूँ। और उसके बाद पेंटिंग करती हूँ, मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ, ये काफ़ी चीज़ें। कुछ सुनाना चाहेंगी आप हमें? कुछ हाँ, sure। प्लीज़ सुनाइए। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक लिखा था अपना, लाइक छोटा सा सॉन्ग, तो मैं वो सुनाती हूँ। मोहब्बत ना सही तू मेरा हूँ ही बन जा, किसी तो तरह तू मेरे दिल में ठहर जा, खुशबू का सफ़र कट जाएगा मेरा, खुशबू का सफ़र कट जाएगा मेरा, तू जो हम सफ़र जो मेरा बन जा, खुशी ना सही चलो गम ही बन जा, किसी तो तरह तू मेरे दिल में ठहर जा। वेरी नाइस। अच्छा ज़ुखरुफ, माशाल्लाह अब्दुर्रहमान, आपने नोट किया मॉडल, वरना आप बात करते तो आप क्या करती? मॉडलिंग, बस मॉडलिंग करती हैं। माशाल्लाह से डॉक्टर भी बन रही हैं, पोइट्री भी करती हैं, लिखती भी हैं, गाना भी गा लेती हैं। तो इतने काम करती हैं, अपने आप पे कैसे ध्यान देती हैं, कैसे फिट भी रहती हैं? मेरे पे ध्यान, मुझे बेसिकली खुद से मोहब्बत है अरे, और मैं अपने ध्यान के लिए सब चीज़ें कर रही हूँ। तो यही सवाल मैं ध्यान रख डॉक्टर लेती हूँ। साहिबा से पूछना चाहूँगी, खुद से मोहब्बत करना कितना ज़रूरी है?
और डॉक्टर साहब कुछ कहना भी चाह रही थी हाँ, ज़ुक्र मैं से। कहना चाह रही थी कि इतनी डीप इन्होंने मतलब शायरी की हुई है इस एज में। इस एज में। और मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, बहुत अरसे मतलब हर शायर से ये पूछा जाता है कि जो आप शायरी करते हो ये आपके इमोशंस होते हैं। हाँ। तो मतलब पर्सनली नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या यू गॉन थ्रू विद सच काइंड ऑफ इमोशंस? हर किसी की, जैसे जॉन की ज़िंदगी में फारिया थी, हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक फारिया होती है, उसका एक तसव्वुर होता है। जब वो उस तसव्वुर के मुखालिफ कोई चीज़ दिखता है ना माशरे में, तो फिर वो उसको महसूस करना शुरू हो जाता है। और शायर बहुत ही हसास होते हैं, तो उनको लगता है कि वो अपने जो इमोशंस हैं वो डायरेक्टली किसी को बताएंगे लोग समझेंगे नहीं, तो वो अपने इतना बड़ा जो उनका अंदर जज्बात होते हैं इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर हम बताने बैठे तो हम बता नहीं सकते, लाइक हमारे पास वर्ड ख़त्म हो जाए। तो फिर हम एक शॉर्टकट आजमाते हैं, हम समुंदर को कूजे में बंद करते हैं। तो लाइक एक तस्बीह है हमारी, जो तस्बीह है वो ऐसी टूटी हुई है कि अगर टूटी हुई पड़ी रहेगी ना तो हम लोगों को समझाना चाहते हैं, लोग समझ नहीं पाएंगे, तो हम एक एक दाना उठाते हैं, उसको परोते जाते हैं। और लाइक शायर कभी खुद आके नहीं कहेगा ये मेरा शेर है सुनो, वो अपने शेर लिखेगा। अक्सर शायर अपने शेर बड़ी उम्र तक ना छुपा के रखते हैं, दफना देते हैं, उनको लगता है कि लोग समझ ही नहीं सकते, इसलिए वो अपनी शायरी को मोड़ देते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं तो हो सकता है कि ये लफ्ज़ मैं ऐसे ही लिखूं। उनको लगता है बेसिकली कि लफ्ज़ों के साथ तरतीब जैसे वो दे रहा है, हो सकता है उसकी दुनिया भी वैसे तरतीब में आ जाए। नाइस, बड़ी प्यारी बातें करती हैं भैया। मेरी बातें तरह करें। फ़ोन के नोट पे मत लिखना, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर उड़ा और वो सारा नहीं, मेरा लाइक ये हुआ था, मैं जब छोटी थी तो मुझे थे, मैं अपनी नर्सरी क्लास से करी, मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से अच्छा। करी हूँ पोइट्री। तो मेरा 12 to 13,000 कलेक्शन थी शेरों की। तो मैंने एक अपनी टीचर था ये पंजाब कॉलेज का, मैंने उसको दिया कि सर मुझे आप ये इस्लाह करके दे दे, वो लेके तो लाइक वो मेरी मैट्रिक्स। फिर उस पे भी आपने कुछ लिखा? उस पे भी कुछ लिखा आपने? नहीं जब आपके ऐसे लोगों पे जो सरमाया आपका चला गया, चोरी हो गया नहीं, इनडायरेक्टली। अल्फाज छीन सकते हैं, ख्याल तो नहीं छीन सकते ना। ख्याल तो अल्फाज ही- वेरी नाइस। अच्छा, इसमें Very आपको nice. तो हेल्प भी चाहिए होती है, आपके लिए नर्सरी क्लास से जो है आप पोइट्री कर रही हैं, तो ये शायरी में बेसिकली दो टाइप की होती है ना, एक आमदी होती है, एक नज़ूली होती है। एक होता है जो इंसान बैठ के तरतीब देता है, जोर देता है, लाइक अक्सर आपने शायर देखे होंगे वो एक लाइन लिख लेते हैं, उनकी दूसरी लाइन ढूंढने के लिए उनको सदियां गुजर जाती हैं, बड़े बड़े साल गुजार देते हैं, वो लिखते रहते हैं, वो कहते हैं अच्छा वो वज़न नहीं मिल रहा। वो कुछ लोग होते हैं वो बात ही शायरी में करते हैं, जैसे मिर्ज़ा गालिब थे, वो बात ही शायरी में करते थे, लाइक वो उन्होंने बात करनी है। वो जो होते हैं ये नज़ूली शायरी पे नाजिल होती है, ये बेसिकली इनके अपने इमोशन ही होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको कुदरत आपको फील कराना चाह रही है, रूहानी ताल्लुक हाँ, भी तो होता है। कुछ हाँ रूहानी कह लो या जो भी कह लो, या एहसास का वो जो 3rd डिग्री होता है ना, ये वो है लाइक लास्ट 2 or 3 years आई एम मतलब यही चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि एट द नाइट, और जैसे वो जब भी सर रखा तो कुछ ना कुछ नज़ूल हो गया, तो उसको फ़ौरन टाइप करा, बाय चांस वो उड़ गया, लेकिन मुझे आज तक कोई शेर याद नहीं हुआ। मज़े की बात। नहीं, हम आपसे सुनने वाले थे, जैसे हाँ, कि आपने बिल्कुल, जो- साथी मैंने कह दिया हाँ, कि सुनने हम वाले कहने थे। लगे थे अगर वो मेरे पास अभी महफूज होते तो मैं ज़रूर सुना देती, लेकिन वो अगर मैंने कोई पिक्चर देखी है तो उससे मुझे इंस्पायरेशन मिली है और मैं लिख देती थी। और यकदम ही बैठे बैठे जैसे बारिश हुई है तो यकदम कुछ आया, तो पहले तो मैं नहीं लिखती थी, अभी फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वीक अगो सॉफ्टवेयर बिल्कुल इसी वजह से आपने और- सजेस्ट किया कि हाँ, उसको मैंने इसीलिए जो है, suggest किया बुक पेपर पे में लिखा लिखा जाए। बुक पे, डायरी पे बुक पे। लिखना बिल्कुल। मेरा ये लाइक मैं एक अभी रिसेंटली मैं एक शूटिंग पे गई हुई थी इस्लामाबाद, तो वहाँ पे ना लाइक मैं बहुत बोर हो रही थी, वैलेंटाइंस डे था, तो सब फ्रेंड्स इधर उधर, और मैं वाज लाइक अम्मा को अम्मा जी मैं ना शेर लिख रही हूँ, तो मेरे 220 हो गए, बस मेरा दिल करा 10-12 और लिख लूँ ना तो मैं ठीक हो जाऊँ। अम्मी कहती गज़लें लिखे, मैं कहा छोटी छोटी गज़लें 5-5 शेरों का, मैं कहा मक्खियाँ मारी हो गज़लें लिख रही हो। लाइक मुझे सिर्फ 2-3 मिनट लगे गज़ल बनाने में, तो मेरी अम्मा अरे, nice. मक्खियाँ मारती हो गज़लें लिख रही हो। आपको भी नजूल होता मैं है। नज़ूल होता है, और मुझे इस तरह होता है कि मुझे जिस रात होता है ना मैं सो नहीं पाती, मैं 200 300 बस लिखी जाओ, और मेरी शायरी में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। किसी मॉडल से बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है एक शायर से बात कर रहे हैं, और ये बड़ी गहरी मॉडल बातें कर रही हैं आप। एक्चुअली मॉडल ही वो जो हमारे रोल मॉडल होते हैं। बिल्कुल। हम मॉडल का मतलब शायद खूबसूरती लेते हैं, कोई स्केच लेते हैं, कोई स्केचू लेते हैं, ऐसी नहीं है। मॉडल का मतलब एक नमूना है जिसको देखकर आप फॉलो कर आप अपनी ज़िंदगी में कोई जो है कलर पैदा करते हैं, निखार लेकर आते हैं। और ज़ुक्र उससे चाहेंगे, कुछ सुनना भी चाहेंगे, कुछ सुनाएं वो। मैं आपको अपनी लाइक मैट्रिक उस कलेक्शन के बाद जो मैंने अपनी फर्स्ट गज़ल लिखी थी मैं आपको वो सुनाती हूँ। बिल्कुल।
ए हुबारे रहे तलाशे गमे यार हमको तू ले चल, ए हुबारे रहे तलाशे गमे यार हमको तू ले चल, उस सफ़रे इश्क पे जिसकी कोई मंजिल ना हो। है तार तार दामन मेरा रहे खार ज़ारे हिज्र से, है तार तार दामन मेरा रहे खार ज़ारे हिज्र से, कर रफ़ू गर तू रफ़ू मगर मुकम्मल ना हो। आरज़ू बेनाम सी गुमनाम कर बदनाम हमको कर गई, आरज़ू बेनाम सी गुमनाम कर बदनाम हमको कर गई। ला हासिल तो नहीं पर वो गज़ल हासिल ना हो। आरज़ूए शिकस्ते खेले मोहब्बत, आरज़ूए शिकस्ते खेले मोहब्बत बेताब रखती है मुझे, आरज़ूए शिकस्ते खेले मोहब्बत बेताब रखती है मुझे, कि मेरा महबूब मेरी जीत में शामिल हुआ। अरे क्या वेरी बात है, नाइस, क्या बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये सबसे बड़ी बात ये है, ये देखिए कि इनके पास अल्फाज का जो है मजमुआ कितना है, इसके बारे में बताएं। कोई डिक्शनरी वगैरह रीड करती हैं? पता नहीं कहाँ से आ रहे होते हैं, मुझे बातें देख के अच्छा लिख तो लिया, Similarly, मतलब वाली क्या है? बात मैं करने लगी थी कि इतनी शकील किस्म की उर्दू और इतनी गहरी बात, उनको उनका साथ जोड़ना और उनका चुनाव, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप विदाउट थिंकिंग ये चीज़ लिख सको। नजूल होता होगा, नहीं, एक आइडिया सोच आता आती होगा है। डेफिनेटली, लेकिन मेरे ख्याल में इस पे थोड़ा वर्कआउट करते हो। नहीं, पता है क्या एक आपकी आप तो मेडिकल के आपको पता है ये अनकॉन्शियस माइंड होता है, आपके जो राज होते हैं वो वहाँ पड़े होते हैं। बिल्कुल। तो वो जो राज तो जब मैंने होते हैं पहले तो पूछा था, खैर अब वो उस पे पास तो आ हम जाते नहीं हैं। बात करें। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आएंगे, बताइएगा जैसे मैंने कहा कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। सेल्फ इम्पोर्टेंस आप नहीं दोगे तो आप दूसरों को इम्पोर्टेंट नहीं दे सकोगे। सेल्फ एस्टीम की कदर करनी चाहिए, लेकिन ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार भी नहीं करना चाहिए कि आप दूसरों को इग्नोर करना शुरू कर दो। ठीक है, अपना प्यार इस हद तक रखना चाहिए कि आप अपना ख्याल रख सको, अपने हाइजीन्स का ख्याल रख सको, अपने हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रख सको। ये नहीं कि आप दूसरों की खातिर इफ़ यू आर गोइंग टू बी वॉलंटियरली डूइंग सम वर्क, या फिर एक फैमिली को आप संभाल रहे हो तो आपको है कि उफ़ मैं बाद में ये कर लूँगी, आई शुड डू द कुकिंग, ये और वो। जब तक आप अपना ख्याल नहीं करोगे, इसको आप सेल्फ लव कह लो या सेल्फ केयर कह लो, तब तक आप दूसरों की भी केयर नहीं कर मतलब कह सकते। सकते हैं कि हम अपनी चाह करें, अपनी भूख में ना पड़ जाए। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, ईगो की सेटिस्फिकेशन। हमारी सोसाइटी में ये बहुत सारा, मेरे पास वैसे ये कंप्लेन है कि इंसान अपनी ज़ात की, अपनी ईगो की सेटिस्फिकेशन के लिए बहुत बहुत बड़े जो है ना नुकसानात भी कर देता है। इसका हल क्या है Definitely. कि वो मतलब कि उसकी जो है तस्कीन के लिए वो अपने मतलब कि इवन के पेरेंट्स को भी छोड़ देता है कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया, मुझे ऐसा कहा गया, ये मेरे साथ ऐसे करेगा, बहुत से मैं तो ये- रिलेशन आपके ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बहनों से, पेशेंट्स आते हैं सारी- या ऐसे बच्चे आते हैं जिनको हम टीन एज में दे क्रिएट देयर ईगो दैट टाइम। वो बड़े मज़े से कहते हैं कि मुझे मेरी क्लास फेलो ने हिट किया, दैट्स व्हाई आई हिट हिम। तो मैंने कहा अच्छा, जब मैं मैट्रिक में थी तो आई वाज लाइक दैट। तो माय फादर टोल्ड मी वन थिंग, जो कि मुझे आज तक याद है, कि अगर तुम्हारे मुंह पे कोई थप्पड़ मारेगा, तुम उसके मुंह पे थप्पड़ मारोगे, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड हर, तो चेंज योर सेल्फ। खैर अब्बा की बातें बहुत ज़्यादा, मैं बहुत कम बातें करते थे, लेकिन मैं उसको बहुत सीरियसली लेती थी और अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाती रहती थी। दैट्स वाई सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हमें पता हो कि हमारी ईगो कहाँ पे है, लाइक ईगो जो आप बात करते हो कि ईगो सम टाइम तो ठीक है, लाइक आपके रूल्स के बारे में, लेकिन रूल्स लाइफ के लिए होने चाहिए, लाइफ रूल्स के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ईगो को जो आपने बात की है ना सेटिस्फेक्शन की, तो सेटिस्फेक्शन इज़ एन अदर थिंग। ईगो अनाक की सेटिस्फेक्शन तो तभी हो सकती है जब हम बहुत ही रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, हमें कुछ चीज़ें जो मिलती हैं, हम उसको कुरान पाक में भी है नफ्स लवाज़मा और मुतमइन्ना और सेटिस्फेक्शन लेवल लवाज़मा, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें लज़्ज़तें आ जाती हैं, और ये सारी चीज़ें आपस में इतनी मर्ज हैं कि हम जब इनको अलग अलग करते हैं तो देन वी डिफ्रेंशिएट कि जी ईगो इज़ एन अदर थिंग,
ये नहीं होगी तो हम बहुत इजी लाइफ गुजार सकेंगे। जबकि अगर हम अपनी अना यानी कि अपने उसूल अपने ज़ात के लिए बना लेंगे तो फिर हम उस पर अड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक्चुअली इस एक लफ्ज़ का अना, ईगो, इसका एक ताल्लुक हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा नासूर है, जिसे हम उसके ऊपर आपसे प्रॉपर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। तलाक, कि मियाँ बीवी अपनी ईगो की वजह से अपने उस रिलेशन को ब्रेक कर पाते हैं। इसी वजह से मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ अभी कि इसका जो पिलप रही है टीनेजर्स के अंदर या 25 to 30 ईयर्स के दरमियान, वो नौजवान जिनकी अभी शादी नहीं हुई लेकिन उनके अंदर ये जो मैं इसको फेनोमेना पाया जाता है, उसका हल क्या है? किस तरीके से वो अपने असूलों को, जो कि मैं अपने असूलों पे, रूल्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती, बाकी मैं हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ, तो ये इसको किस तरीके से इससे छुटकारा पाया जा सकता है? अगर आप मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कर दो कि यू आर आस्किंग अबाउट द डाइवोर्स एंड मैरिटल रिलेशनशिप्स, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द ईगो, कि इसके सोल्यूशन क्या है? ईगो का सोल्यूशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अवेयर अबाउट योरसेल्फ। अपने आप को जितना जान सकोगे उतना बेहतर होगा। और आप कहाँ पे खड़े हो इस टाइम, डेस्टिनेशन आपकी क्या है, वो आप पहचानो, ठीक है। उसके बाद आप अपने लिए रूल्स बनाना शुरू करो और उन रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उन रूल्स में इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसमें बाकी रिलेशंस को भी इन्वॉल्व कर सको, लाइक अपनी फैमिली मेम्बर्स को, लाइक आप अपने कोलीग्स को, कि उनके लिए आपके क्या क्या फ्लेक्सिबल रूल्स होने चाहिए। यानी कि उन रूल्स में वो 2 रूल्स ये भी ऐड कर ले, हम्बल और कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइजिंग लाइफ इज अ गुड वन, बट अनकम्प्रोमाइज्ड लाइफ भी समटाइम इज़ अ वेरी गुड। खैर ये एक अलग सी बात है, क्योंकि अनकम्प्रोमाइज्ड लाइफ समटाइम आपको एक प्रेयर मुहैया करती है, ठीक है, लेकिन कंप्रोमाइजिंग लाइफ में आप बिल्कुल दब के रह जाते हो। इन मैरिटल रिलेशनशिप अगर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ्स आर वर्किंग, आजकल जो एक मेन इशू जा रहा है वो ये है कि जब रिश्ता तलाश करने जाते हैं तो लड़के के लिए पढ़ी लिखी लड़की और कमाऊ लड़की चाहिए। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो उसके एक अपनी ईगो, जिसको आप कह रहे हो है, वो अगर उसको मार के आएगी कि मैं पहले एक औरत हूँ और उसके बाद मैंने पढ़ा कमाया और ये एक ज़रूरत पूरा करने के लिए, ये शौक पूरा करने के लिए है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये हम बहुत आगे चले गए हैं। मैं अगर इसी स्टेप को थोड़ा सा पीछे लाऊं कि वो लड़की जो शादी, आपने जैसे कि बताया कि पढ़ी लिखी खातून है, खवातीन जो हैं शादी के बाद उनका होता है कि हमारी बहू पढ़ी लिखी हो ताकि वो भी अर्न करे, सिस्टम एक अच्छा चल सके, गाड़ी के जो दोनों पहिए हैं वो अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी को चला सकें। लेकिन वही सिस्टम जो खवातीन का है, जब वो सबसे पहले जॉब पे जाती हैं, शादी तो बाद में होगी ना, तो जॉब में उनकी वही इंटरेक्शन अपने बॉस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, वही ईगो का जो सेटिस्फिकेशन का जो सिस्टम है वो वहीं लेकर वो चलती हैं। और जब वो देखती हैं कि मेरे अंडर तो 100 बंदा काम कर रहा है, 200 बंदा काम कर रहा है, 5 बंदे काम कर रहे हैं, ये लोग मेरे से नहीं, तो ये मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ से ही इस जो है स्टेप का आगाज़ हो जाता है? नहीं, देखो कुछ सारे के सारे ही तो ऐसी पोस्ट पे नहीं है ना जिनके अंडर बहुत सारे सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं। मे बी ऐसी औरतें भी तो होती हैं जैसे लाइक जो घरों में काम करती हैं या फिर बहुत ही 16-15 ग्रेड पे काम करती हैं। उनका एक और इशू भी होता है कि उनका बर्डन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हो कि एक ऑफिसर जा रही है जिसके अंडर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, तो वही मैंने बात की कि दे शुड कीप इन देयर माइंड, उनके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि वो रिलेशनशिप अलग है, ऑफिशियल काम अलग है। हर चीज़ को अलग अलग जब तरतीब दी जाए, जैसे बैलेंस चाहिए, आपने बोला था कि मैं अपने आप को अलग अलग जगहों पे रखती हूँ ताकि स्ट्रेस ना हो, तो उसी चीज़ को मर्ज अगर वो कर देगी तो खुद ही कल को स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा, इस बारे में भी हम बात करेंगे, तो मैं चाहूँगी सर की तरफ चलें और सर से बात करें, क्योंकि सर हमें काफ़ी देर से सुन रहे हैं, क्योंकि अब्दुर्रहमान डिवोर्स और पता नहीं आगे बहुत आगे चला गया टॉपिक से, हम आगे चले गए, बिल्कुल बहुत सीरियस हो गए हम लोग। बिल्कुल सर, डेंगू क्या है आपने बता दिया, ये फैलता कैसे है? जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट इस काम में यही है कि हम सारे ये बात जानें और हमारा जो ऑडियंस है वो इस बात को समझे कि डेंगू फैलता कैसे। आम आप घर देखें तो अपने लॉन में हम पानी लगाते हैं और टैब हम खुला छोड़ देते हैं और हम अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल, तो वो पानी खड़ा हो गया। अब अगर तो वो पानी 7 दिन तक खड़ा रहेगा
तो रेस्ट अश्योर्ड कि उसके अंदर डेंगू का मच्छर या कोई और मच्छर उसमें अंडे दे देगा। तो ये हमें मेक श्योर करना होता है कि अनअटेंडेड वाटर घर में, लॉन में कहीं भी ना रहे। अच्छा, पानी, साफ पानी का भी कहा गया था Exactly. कि साफ पानी भी खड़ा ना रखा जाए। डेंगू साफ पानी में ही प्रवेश पाता है, बिल्कुल। डेंगू मच्छर जो है। दूसरा जो गंदे पानी में मच्छर प्रवेश पाता है वो एक और है, वो क्यूलेक्स बोलते हैं उसको, जो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, वो गंदे नालों के अंदर होता है। लेकिन घरों के अंदर चूंकि पानी साफ होता है, घर के टॉप पे आप अगर देखें तो आपका जो वाटर टैंक है, बिल्कुल वाटर टैंक है, वो साफ पानी है। अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा पानी और खड़ा हुआ किसी वजह से, जैसे घर के लोग कहीं चले गए हैं और वो ऊपर से उसका ढक्कन जो होता है वो नहीं है, किसी वजह से आंधी आई उड़ गया, होता है आमतौर पे, तो उसके अंदर भी डेंगू का मच्छर प्रवेश पा सकता है। फिर हमारी आदत है कि लॉन में, क्यारियों में पानी दिया, पानी तो खड़ा हो रहा। जाता है, बिल्कुल। एयर कूलर जो होते हैं वो मौसम में तो यूज़ हुए, लेकिन जब सीज़न ख़त्म हुआ तो हमने उसको टेंशन नहीं दी उसके ऊपर, उसके अंदर पानी खड़ा रहा। फिर घरों में टायर बाज़ औक़ात गाड़ियों के वो हम छोड़ देते हैं कि कभी काम आएंगे, वो काम कभी भी नहीं आते, वो काम डेंगू को परवरिश देने के काम आते हैं। छतों पे आप देखें ऐसी बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं, छोटे मोटे कार्टन्स होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बकेट्स होती हैं, वो बारिश आएगी तो उसके अंदर पानी खड़ा होगा। इवन मैं आपको यहाँ तक बताऊँ कि ये जो एक वाटर बॉटल है हमारी कोल्ड ड्रिंक की या पानी की जो हम पीते हैं, उसका ढक्कन है, अगर वो ढक्कन पड़ा रहे और उसके अंदर पानी मौजूद हो तो उसके अंदर भी ये रिसर्च है, डेंगू का लार्वा उसके अंदर पाया गया है, हमारे लाहौर में पाया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे इस मौसम में कि जब बारिश हो रही है तो तमाम लोग अपने आप को अवेयर करें, जहाँ पानी खड़ा उसको फ़ौरन। सर मैं चाहूँगी यहाँ पे आप बताइए कि जो एक नॉर्मल मच्छर है और डेंगू मच्छर, इसमें फ़र्क क्या है? क्योंकि काटता तो वो भी हमें, बुखार हमें हो जाता है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें डेंगू हो गया है? क्योंकि हम समझ रहे होंगे कि हमें नॉर्मल बुखार है, इस बारे में भी बताइएगा। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, डेंगू मच्छर की एक ख़ास पहचान है, ब्लैक रंग होगा उसका, अच्छा, साइज़ में आम मच्छर से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा सा, और उसके ऊपर वाइट स्टेप्स होंगे टॉप पे। वो स्टेप आम आँख से नज़र नहीं आती यूजुअली, वो जब हम उसको लैब में लेके जाते हैं, खुदबीन के अंदर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तब वो नज़र आती है। लेकिन अगर थोड़ा सा इंसान गौर करे तो उसको आइडिया हो जाता है कि ये डेंगू मच्छर होगा। तो आम मच्छर बहुत छोटा होता है, वो सिर्फ काटता है, लेकिन वो बीमारी को प्रोड्यूस नहीं करता, यानी वो आगे बीमारी फैलाता नहीं। लेकिन डेंगू का मच्छर जब भी आपको काटेगा वो बीमारी फैलाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फीमेल ही काटती है, आम में ऑफ कोर्स, मेल तो काटता भी नहीं काटता। मेल और काम होते हैं, फीमेल का काम आपको पता है, खवातीन मौजूद हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको लाइट लेते हैं। फीमेल का ये काम है कि वो जब काटती है तो इंसान के अंदर इंसेक्ट को उसको अपने इंजेक्ट करती है बेसिकली। इसलिए मर्दों को कहा जाता है कि फीमेल्स को छेड़े नहीं। बिल्कुल। तो यही उसका तरीका है कि हम पानी को हर जगह पे उसको ख़त्म करें, डिस्करेज करें, साफ़ रखें, अपने माहौल को खुश्क रखें। जहाँ माहौल साफ़ होगा और खुश्क होगा वहाँ मच्छर पैदा होने की सफाई निस्फ़ ईमान है, और हम उस निस्फ़ ईमान पे आमतौर पे अमल हम नहीं करते हुए। सर इस बारे में और भी बात करेंगे। मैं जी की तरफ जाऊंगी। मैं आपको जी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बता दिया था कि इनका नाम जी है, नीक, क्योंकि मुझे नाम काफ़ी मुश्किल लग रहा था तो मुझे लगा मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करूँ। अच्छा, आपने अलाउ कर दिया घर वालों ने जब आपने अचानक से कहा कि मुझे मॉडलिंग भी करनी है? डॉक्टर तो मैं हूँ, और मैं बताती चलूँ अब्दुर्रहमान ये ट्विटर भी हैं, पढ़ाती भी हैं A लेवल और O लेवल के बच्चों को भी, तो माशाल्लाह से घर वालों ने अलाउ किया आपको? घर वालों ने, लाइक जो मेरी अम्मा है ना, लाइक मैं जो कुछ भी हूँ मेरी अम्मा की वजह से हूँ, बिकॉज मेरी अम्मा, मैं कहती हूँ ऐसी माएँ होनी चाहिए, मतलब जिस जगह पे ऐसी माँ होती है ना वहाँ पे बच्ची बहुत पूरा, वो कहते हैं अना वाला मसला नहीं आता उसमें। तो ये बेसिकली पेरेंटिंग से स्टार्ट होता है। मेरी अम्मा लाइक वो मुझे बैठ के बताती हैं, उन्होंने मुझे रूल्स बताए, बेटा ये चीज़ है, लाइक हमारे जो पेरेंट्स है बेसिकली क्या करते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। मेरी अम्मा लाइक अच्छा तुम ये करना चाहती हो, बेटा ये चीज़ है, इसमें अगर ऐसे करोगी तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगी तो ये हो जाएगा, नहीं करोगी तो ये तुम्हें मिल सकता है, इट्स अप टू यू। अब तुम्हें डिसाइड करना, आपको क्लियर बता दिया चाहती हूँ। तो मेरी अम्मा लाइक कितने बहन गलत नहीं बोला था कि आप एक अच्छी माँ दे दो, मैं आपको एक अच्छी कौम दे दूँ। वेरी नाइस। और ऐसा मुझे बताइए कितने बहन भाई हैं? आप सबसे बड़ी हैं? हम 2 बहन भाई हैं, एक भाई है मेरा। अच्छा, लाइक बस 2। सही। भाई छोटा है मेरा, इज इन 6th क्लास, बाकी बड़ी मैं हूँ और मैं ही बड़ी हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, टॉपिक पे रहते हुए मैं बात करना चाहूँगी, नींद की बात हो रही थी तो आपने बताया नींद कितनी लेनी चाहिए। मुझे ये बताइए, अक्सर ऐसा होता है कि हम सारी रात जाग रहे होते हैं
और 5-6 बजे के बाद हम सोना शुरू कर देते हैं और फिर हम कहते हैं ज़रूरी है 8 घंटे नींद लेना। मैंने 8 घंटे पूरे कर लिए नींद, उसके बावजूद मैं ठीक नहीं हूँ, फ्रेश नहीं हूँ, जैसे कि आपने जिक्र किया। तो टाइमिंग क्या है हमारी नींद की जिसे हम सुकून फील करें, फ्रेश फील करें? देखो कुदरत में क्या चीज़ है, सूरज अपने टाइम पे निकलता है, चांद अपने टाइम पे निकलता है, रात अपने टाइम पे होती है। सुबह की एनर्जी लेना 7 से 8 बजे तक आपकी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। तो इसी तरीके से नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो ब्लेसिंग होती हैं, ठीक है। जिनकी शिफ्ट्स लगती हैं तो वो तो उनकी मजबूरी है, लेकिन अगर आपके पास रात का टाइम है सोने का तो आप उसी को यूज़ करो। ये नहीं कि उस टाइम पे आप नेट पे बैठे हो, उसी टाइम आप चैट कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ आजकल चल चुकी है। तो उसी टाइम आप ड्रामास देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो और सुबह के टाइम जैसे ही सुबह होती है सो जाते हो। स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं और सुबह सोते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड भी चल गया है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने एक लफ्ज़ पहले यूज़ किया था कि नींद के हाइजीन्स होते हैं। नींद के हाइजीन्स में हम प्रॉपर डाइट की बात करते हैं कि आप उस डाइट में कैफ़ीन यूज़ ना करें। कैफ़ीन सिर्फ लाइक ये जो आप ड्रग्स हैं उसके अलावा जो हमारी नॉर्मल डाइट में आता है वो कोक होता है, वो जो स्टिमुलेंट्स ड्रिंक्स होते हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स जितने भी हैं, ठीक है, हाँ उनसे छुपा के रखना पड़ता है। स्पेशली आजकल तो एनर्जी ड्रिंक्स चल रहे हैं, वही कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक। मैंने कहा ना कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही, तो हाँ चाय का नाम तो ले सकती हूँ, कॉफ़ी का नाम भी ले सकती हूँ, बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ इट। मैं अपने बारे में बात करूँ कि जब तक मैं चाय सुबह ना पी लूँ तब तक मेरी सुबह नहीं होती है। तो वो चीज़, लेकिन उसका असर कितना रहता है, 6 to 8 आवर्स आपकी बॉडी के अंदर एक कप कॉफ़ी का रहता है, ठीक है। तो इसको आप देख लो कि सोने से 8 घंटे पहले कम से कम ट्राई टू अवॉइड इट। दूसरा, आप अपनी लाइफ में वॉक लेके आओ, थोड़ा सा जिस्म थके। तीसरा ये कि आप हर वक्त लेट के टीवी देख रहे हो, लेट के मैगज़ीन पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या है कि एक हमारा जो माइंड सेट होता है उसको ये समटाइम नहीं पता चलता कि सोने की जगह कौन सी है और अब बैठने की जगह कौन सी है। तो आप बैठो, बैठ के पढ़ो और जब सोने जाओ तो अपने बेड पे सो। एक ये हो जाएगा। नंबर 2 है, मतलब पहला मैंने डाइट का बताया, नंबर 2 ये कि आप अपनी जो सिटिंग और वॉचिंग टीवी और हर चीज़ की जगह अपनी अलग अलग रखो। एक तो ये चेंज होता रहेगा, आप खुद भी अच्छा फील करोगे। दूसरा, लेट के आपकी बॉडी थक जाती है जो कि आपको सोने नहीं देती, वो थकावट अलग होती है और मेंटली थकावट और चीज़ होती है। नंबर 3, रात को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको वॉशरूम फिर यूज़ करना, यूरिन बार बार आना, फिर बार बार आप उठते हो, नींद नहीं आ रही तो बार बार घड़ी की सुबह जल्दी उठने के लिए ना अक्सर मेरे दोस्त यही तरकीब यूज़ करते हैं, ज़्यादा पानी पी लेते हैं। सुबह 6 बजे उठना होता है, समटाइम उन्होंने शूट पे भी जाना होता है, तो वो कहते हैं हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, हर आधे घंटे बाद हम जो है ना उठ जाते हैं। तहज्जुद के बाद मैं भी पानी ज़्यादा पी लेती हूँ ताकि फजर के टाइम मुझे जो है ना ऑटोमेटिकली हो जाता है। जो सुबह 3 बजे का टाइम होता है, ये बेसिकली हमारे सोने का टाइम है। इसमें आपका माइंड सबसे अच्छी नींद ले सकता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको। तो 3 बजे के बाद आप भूल ही गए थे कि डॉक्टर बनने वाली है। और इन्होंने बहुत एक अच्छी बात की कि हमें हर चीज़ को अपने उस पोस्चर में करना चाहिए। हमारे बच्चे क्या करते हैं, लेट के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ऐसा करें, माँ बाप भी नहीं होते, माँ बाप खुद इसी चीज़ में लगे होते हैं। तो हर चीज़ का एक पोस्चर है, आपको थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। कि आप जिस तरह कहते हैं कि बच्चे सोते वक्त, अभी आपने बताया बच्चे क्या बड़े हर वक्त सोते वक्त ये काम करते हैं, तो सब ये देखें कि सुबह 7 बजे 8 बजे का एक बंदा या एक खातून जो है उठी हुई सारा दिन काम करती है, घर के काम, जब फाइनली वो अपने बेड पे जाते हैं तो डेफिनेटली वही उनके पास वक्त है अपने दोस्तों को देने के लिए, अपने लिए जो वक्त है अपनी नींद के लिए, वो भी वो इनडायरेक्टली किसी न किसी को दे रहे होते हैं। तो किस तरीके से फिर उसको मैनेज किया जाए? व्हाई नॉट मेक अस कैजुअल कि आपका स्टडी का इतना टाइम है। मैं ऑलवेज से टू स्टूडेंट्स इनफैक्ट कि आप अपनी स्टडी का इतना टाइम रखो, इसकी रिवीजन का इतना टाइम रखो,
अभी मेरे अपने भांजे हैं, उनके प्रिंसिपल ने कहा कि इनका बंद कर दे मोबाइल, तो उन्होंने 1 घंटा, उनकी मदर को मैंने बोल के कहा कि सिर्फ 1 घंटे के लिए उनको अलाउ कर दो कि वो अपनी गेम या ये सोशल नेटवर्किंग, वो क्योंकि पबजी शायद आजकल चली हुई है और उसमें वो एक दूसरे को बातें कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा इनका रिलैक्सेशन टाइम ये भी होना चाहिए। हमारा एक टाइम होता था जिसमें कि हम भागते दौड़ते थे, फिजिकल हमारी एक्सर्शन ज़्यादा होती थी, पीटू गर्म होता था, छुपन छुपाई होती थी। आजकल के बच्चों के पास फिजिकल एक्टिविटी, हमारी छुट्टियां भी बहुत अच्छी होती थी जिनमें कि हम थोड़ा सा होमवर्क मिलता था और हम रिलैक्स रहते थे। लेकिन हमारा आज का जो तालीम का निज़ाम है वो डिफरेंट है। पहले थोड़ा सा बस 2 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको स्लीप का उसको कवर कर लूँ क्योंकि फिर हम एक और जा रहे हैं तरफ, वो बच्चों की उसके बारे में जा रहे हैं कि क्या स्टडीज़ का उनके ऊपर बर्डन है। नींद का 3 हाइजीन मैं बता चुकी हूँ। चौथा ये कि घड़ी को बार बार ना देखें। एंग्जाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, ओह 1 बज गया, मेरे पास तो अभी बहुत कम टाइम रह गया, 2 बज गए, 3 बज गए। बिल्कुल ऐसा होता है हमारे साथ जब हमने सुबह आना होता है और रात को सोते वक्त भी ऐसा होता है, हर टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया, तो एक्चुअली वो नींद नहीं है, वो नींद में भी हम जाग रहे हैं। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि आपका उस टाइम आप अपने आप को रिलैक्स करके नहीं सोते हो, आप अपना वर्क प्लान जो है वो साइड पे लिख के रख दो। व्हेन यू रिकॉल योर थॉट अबाउट अगेन, तो उसको आप बताओ कि मैंने अपना स्केड्यूल बना लिया है, आई शुड नॉट थिंक ओवर इट। ये जो हमारी सोचें बार बार आती रहती हैं वो सिर्फ इसी वजह से आती हैं क्योंकि हम उनको एक दफ़ा स्टक नहीं कर लेते कि बस मैं कर चुकी हूँ, ये सोच चुकी हूँ, या कर काम इतने टाइम पे मैंने कर लेना है। और ये हैबिट एक दफ़ा पे डेवलप नहीं होती। आपकी एक डेवलप्ड और एक लर्नड हैबिट को चेंज करने के लिए यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन टू कंट्रोल योर थॉट्स। प्रैक्टिस चाहिए होती है, जिस तरह आप में भी अपनी गाने में थोड़ा सा आवाज़ को ओके फाइन, आप तो ब्लेस्ड हो ना, आप तो ब्लेस्ड हो। ये आपके पेरेंट्स जो है ना बेसिकली वो बहुत, लेकिन आप अपने बारे में बताएं ना, आज तो हमारे साथ एक मॉडल, रोल मॉडल है, तो किस तरीके से आप सुबह 6 बजे उठकर शूट पे भी जाना होता है समटाइम, तो किस तरीके से? मेरी अम्मा ने बचपन से एक स्केड्यूल हमारा बनाया, हम दोनों बहन भाई उसी स्केड्यूल पे चल रहे होते हैं। उनको पता है किस टाइम पे मेरे बच्चे ने ये करना है, उसको ये करवाना है, और सोने का टाइम हमारा फिक्स है। 10 बजे के बाद हमारे मोबाइल साइड पे रख दो, जो भी है दुनिया जाइए 6 घंटे के लिए छोड़ दो। समटाइम स्टूडेंट जो है वो रात के टाइम स्टडी करते हैं, काम करते हैं, तो क्या सुबह पेपर है, बस जलील हो रहे होते हैं बैठ के, ये क्या आता है, तो नंबर उनके सबसे कम आएंगे। मतलब मेरे मैट्रिक में 96% मार्क्स थे, मेरे एफएससी में अच्छे मार्क्स थे, मेरा भाई भी अच्छा पढ़ रहा है, मेरी अम्मा खुद अच्छी पढ़ी, बाबा मेरे। लेकिन 10 बजे आप सो जाते हैं? 10 बजे सो जाते हैं। तो कैसे मैनेज करती, पढ़ती किस वक्त हैं आप, दिन में? नहीं, मैं लेक्चर ध्यान से सुनती, टीचर कुछ बोल रहा है सुन लो। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लेक्चर लग जाते हैं, टीचर 15 मिनट से सब क्या कहेंगे आप इस बारे में? एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो कितनी सदाकत है कि आजकल जो स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दिए जाते हैं, वो हम सिर्फ एक अपने टाइम को या एक जो हमारी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। कोशिश ये है अकेडमी जाएंगे या घर जाकर पढ़ेंगे। और अब्दुर्रहमान जाते हुए हम बोल देते हैं नोट शेयर कर लेना, नोट शेयर कर लेना। ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है ज़ुखरफ ने, मैं रियली इसको एडमायर करूँगा। हमारे स्टूडेंट्स आमतौर पे, चूँकि मैं पढ़ाता भी हूँ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जब बैठे हैं क्लास में तो उनकी तवज्जो एक दूसरे के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर या टेस्टिंग के ऊपर उस पर है। टीचर को वो देख नहीं रहे, या अगर सिर्फ देख रहे हैं तो खाली आंख से देख रहे हैं, माइंड उनका कहीं और पे है, कैफे जाना है, बाहर जाना है, कुछ फ्रेंड्स को मिलना है। अगर उस टाइम वो टीचर को फोकस कर लें कि जो टीचर ने चीज़ तैयार की हुई है, अपना पूरा लेक्चर उसने तैयार किया हुआ है, उसके अंदर पूरी उसने 2-3 दिन लगा के अपनी एफर्ट डाल के उसने पूरा एक स्ट्रक्चर किया हुआ है, अगर उसको सुन लें तो आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी उसी क्लास में से अगर 100 बच्चों की क्लास है, तो उसी क्लास में से आपको पता है 1 या 2 बच्चे अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं, वो वही रिजल्ट्स हैं जो टीचर की बात को सुनते हैं। वो वही बच्चे होते हैं जो जिनकी तवज्जो अपने मोबाइल पे या किसी और काम पे नहीं है, टीचर पे है, और वो पेपर में जाके एग्जाम में बहुत अच्छा लिख लेते हैं। अकेडमी नहीं जा सकते, अकेडमी उनको पता हमने टीचर यही हमारी अकेडमी है, यहाँ से हमने सीख कर यही हमने एग्जाम में देना। एग्जैक्टली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चे सुन रहे हैं हमारी बात को, तो वो सिर्फ अपने टीचर पे फोकस कर लें, अपने लेक्चर पे फोकस कर लें, उन्हें घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन बेट यू कि आप पेपर में जाके वो टीचर की बातें लिख दें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे 96% स्नैपचैट चलाने वाले नहीं, बनाने वाले बनो, तो वो लोग बैठ के ये चला नहीं रहे। आप देखें, ये जितने भी जिन्होंने ये ऐप्स बनाई हैं वो इतना यूज़ नहीं करते। अब्दुर्रहमान, मैं जी की बातों से बड़ा इंप्रेस हो रही, मुझे नहीं लग रहा है मैं किसी मॉडल का इंटरव्यू आज कर रही हूँ। माशाल्लाह से हर चीज़ के बारे में हाँ बिल्कुल बता रही हैं कि कैसे रहना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगी, मॉडलिंग जब स्टार्ट की
कैसा रहा, ऑडिशन कैसा रहा पहली बार जब आप गई? बहुत डिफिकल्ट था। बहुत डिफिकल्ट था। एक होता है आपके, या तो आपकी फैमिली, मेडिकल से ज़्यादा डिफिकल्ट था। वो तो हलवा है। अच्छा। हम जैसे बच्चों के लिए हम लोग मतलब ध्यान देते हैं, हमें इंटरेस्ट है उसमें, हम पढ़ते हैं। वैसे भी इनके ऊपर तो वो आपको पता चीज़ों का नज़ूल होता है, अल्फाज का, चीज़ों का, तो क्रिएटिव है, तो इनके लिए तो वो स्टडी के वर्ड्स भी जो है ना, हमें फार्मा वो कसर पूरी कर लगाने होते हैं, बिल्कुल। स्पेशली वो मुझे नहीं आता, वो नज़ूल नहीं होता, वो मुझे बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल इंटरनेशनल रिसर्च है, मेडिकल जो है एक काफ़ी लेंथी और डिफिकल्ट स्टडी, इंटरनेशनल रिसर्च। जिसका इंटरेस्ट है ना मेडिकल से, उसको करनी चाहिए, ज़बरदस्ती मेडिकल नहीं करानी चाहिए। आप जिंदगियों का सवाल है, किसी का दिल होगा ना जिंदगी बचाने को, सिर्फ वही बचाएगा। आपने तो खुद दूसरे चूज तो की वो थी? पेट में छुरियां काट के छोड़ के आ जाएंगे। आपने खुद चूज की थी मेडिकल? मैंने खुद चूज किया। अच्छा। She मुझे told बेसिकली कि मैं मुझे interest जूलॉजी था। भी कर रही हूँ, जूलॉजी में आगे मैंने पीएचडी करनी है, मेरे काफ़ी ज़्यादा पंगे हैं, तो मुझे एनिमल्स भी अच्छे लगते हैं। बेसिकली आई वांट, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। वेरी नाइस। चलें। फिर अपनी एवरेज लाइफ बढ़ाने के लिए ना, करना चाहिए। नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद एवरेज लाइफ। नहीं, हमारी एवरेज लाइफ जो पाकिस्तान में है वो सिर्फ इस वजह से है कि हमारे हाइजीन प्रॉपर नहीं है, नींद प्रॉपर नहीं है। आई वाज लिसनिंग रिसर्च 2 days बिफोर अमेरिकन्स के उनकी क्यों एवरेज लाइफ कम होती जा रही है। जो मोटिवेशनल लेक्चरर था वो ही वाज एम्फसाइजिंग ऑन द स्लीप, इनफैक्ट ओनली स्लीप, कि अगर आप एक अच्छी नींद ले लेते हो तो फिर आपकी अच्छी एक थोड़ी सी लाइफ जो है वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाती पता है है। क्या, हमारे जो आज आप इतने ज़्यादा आपके गोल्स हैं ना, तो उनको या तो टाइम मेरे गोल्स हैं, लेकिन मेरी डेफिनेशंस बहुत क्लियर है। क्लियर होना हमारे बहुत ज़रूरी है। हमारे पता है क्या, हमारे बच्चे हैं, उनके पास देखिए एमलेस बच्चे हैं, हाँ, नशों में पड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। आप ये जितने भी देखने वाले बस के बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको अभी देखे कई मौतें आपने सुनी है नशों की वजह से होगी। तो उनके एक तो एम stress- क्लियर नहीं है, उनकी सबसे पहले ज़िंदगी में अपनी डेफिनेशन जो है ना वो क्लियर कर लें। मतलब आप जो कह रहे हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द स्कूल्स एंड समथिंग, वो इसका अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। मैं आपसे इस तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे काम ये करती हैं आप सर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त हमारी सोसाइटी का भी अलमिया है कि मुझे सब कुछ करना है, बहुत सब कुछ करना है, और मुझे कुछ अलग करना है, और मुझे कुछ बड़ा बनना है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता कि उसने अलग क्या करना है, उसे बड़ा कैसे बनना है, और अगर जो कुछ करने जा रहा है उसके तरीक़ाकार क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता लगा कि जैसे आप पोइट्री कर लेती हैं, मतलब कि उसमें आपने देखा कि ये मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे इसको ग्रूम करना चाहिए। इतने ज़्यादा काम, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक काम को पकड़ लें और उसी के ऊपर फोकस करें, उसी को पॉलिश करें। फोकस मेरी स्टडीज़ पे है। फोकस आपकी स्टडी के ऊपर है, और प्रोफेशनली लाइक वो स्टडीज़ लाइक वो मुझे अंदर से कंटेंट करती है। ठीक है, और बाकी सब आपकी हॉबीज मॉडल हैं। मैं बचपन से बनना चाहती थी। मुझे लाइक एक चीज़ होती है, आपको नॉलेज होता है, इल्म आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी हैं, आप कुछ भी मॉडल है, एक्टर है, आप कुछ भी हैं, आपके पास एक चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है। आप भले वो मॉडलिंग में आगे पढ़ लें, आप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा चले डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा इसी सवाल के ऊपर कि सबसे पहले हमारी सोसाइटी में 90% लोग ऐसे हैं इस पूरी कायनात में जिनको पता ही नहीं है उन्होंने करना क्या है। ऐसे आए, एक लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी गुजारी और चले गए। 5% लोग ऐसे हैं कि जिनको अपनी पहचान हो जाती है, जो कि वेल बीइंग के एक ज़ुमरे में आता है, कि उनको पता चल जाता है। जैसे कि हमारे सामने आज जी जो है एक ज़िंदा इस चीज़ की एग्जांपल है कि इनको पता है कि इन्होंने क्या करना और क्या बनना है। और 5% लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला की ज़ात चुन लेती है कि इनसे क्या करवाना है, और वो वही करते हैं। तो किस तरीके से इंसान अपनी पहचान करे? देखो, जैसे एक इन्होंने कहा ना कि मेरी मदर बहुत कोऑपरेटिव है मेरे साथ, ठीक है। एक बच्चे के अंदर एक अपना एप्टीट्यूड होता है, पेरेंट्स को उसको पहचानना चाहिए। फोर्स बाय फोर्स समवन वांटेड टू बी एन इंजीनियर, बट उसको कहा जाता है तुमने डॉक्टर ही बनना है, तो बन तो वो जाएगा या जाएगी, लेकिन उसके अंदर वो एबिलिटी नज़र नहीं आएंगी जो कि अगर वो इंजीनियर बन जाती या जाता तो वो अच्छे तरीके से उसको कर पाते। इसी तरीके से फोकस्ड होना, अपने आप को फोकस कर लेना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। दोबारा से मैं इस चीज़ को मेंशन कर रही हूँ कि सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अपने आप को जानना कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। और दूसरा पेरेंट्स का बहुत रोल है, फिर तीसरा टीचर्स का बहुत रोल है। जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो दे नो के यहाँ पे इनका जो एप्टीट्यूड है वो चल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सन, ही इज़ 10 years old, और अभी मैं उसको देखती हूँ कि वो राहत फ़तेह अली ख़ान के गानों को बहुत
गौर से सुनता है और उसके लिरिक्स और उसके टोन्स के साथ ही गा रहा होता है। तो मैं बल्कि सर्च कर भी लिया, अली अज़मत ने अपना कोई एक स्कूल बना लिया, तो मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि ठीक है। तो बल्कि हमारी फैमिली में कहा जाता है मिरासी बनाना है, मैंने कहा वट एवर ना, कोई बात नहीं। वो तो आजकल एक गाना भी बहुत कॉमन है, मैं मिरासी, तो वो गाता रहता है कि मैं मिरासी, हाँ मैं मिरासी। तो मैंने तो सोच लिया कि उसको हमारे लिए तो सब काबिल एहतराम है, वो कोई भी हो, और एक आवाज़ है मिरासी, मिरास है ना, मिरास से नहीं, हमारा तो कोई फंक्शन, हमारी कोई चीज़ इनके बगैर हो ही नहीं सकती। तो दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल। हाँ, रिस्पेक्टेबल। इसमें एक और बड़ा अलमिया है, इसी सवाल के अंदर एक सवाल है मेरा आपसे कि सोसाइटी में हम जो लोग हैं मैट्रिक तक अपने बच्चे को कहते हैं, या उसके बाद अगर वो मैट्रिक कर लेता है, और यही सवाल मैं इरम चाहूँगा कि आप सईद आलम साहब से भी यही सवाल करें कि कहा जाता है कुछ करो, बताया नहीं जाता क्या करे, ठीक है। और स्टडी के हवाले से भी ये पढ़ लो, बताया नहीं जाता कि वो कौन सी अपनी चीज़ सामने रखे और वो पढ़े। अच्छा, मजे की बात बताऊं, आपके दो क्वेश्चंस है ना, यानी कि पहले आपने कहा था डाइवोर्स और मैरिटल, वो भी दरमियान में है ना, लेकिन अभी ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, आफ्टर मैट्रिक चूज के आप अपना करियर चूज करो, ठीक है। इस टाइम पे ये हमारा क्लिनिक भरा हुआ होता है। शादी से पहले लड़कियां कंफ्यूज या लड़के कंफ्यूज, ठीक है, उनके पीछे भी बहुत सारे रीजंस और लॉजिक्स होते हैं, फियर्स होते हैं। और मैट्रिक के बाद बच्चे मोस्टली कन्वर्जन की तरफ चले जाते हैं। कन्वर्जन टर्म यूज़ होती है, वो जो आपने बात की थी सबकॉन्शियस क्या होता है, कि अपनी ख्वाहिश को उधर दबा देते हैं, लेकिन किसी टाइम वो ख्वाहिश इतनी ज़्यादा आती है, इतना फोर्सफुली होती है कि कॉन्शियस लेवल को दबा देती है, आपके शऊर को दबा देती है, और वो बच्चा जो है वो बेहोशी की तरफ आ जाता है, जिसको हम नफ्सियाती दौरे कहते हैं। एक नफ्सियाती दौरे होते हैं, फिर मिर्गी का दौरा होता है। फिर इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो मिर्गी का दौरा नहीं होता, ये नफ्सियाती दौरा होता है। और ये कॉमनली औरतों में, जिसको पुराने दौर में हिस्टेरिया बोलते थे, बहुत कॉमन वर्ड है ये, तो औरतों में भी होता है और बच्चों में भी स्पेशली आना शुरू हो जाता है। बच्चों को अगर ये कहा जाए कि बेटा ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाएं और उनको कॉन्फिडेंस में ले लें, तो ये चीज़ बहुत इजी हो जाएगी कि वो अपने प्रोफेशन को चूज़ कर लेंगे, या ईज़िली कह लेंगे कि ये फ़लाँ सब्जेक्ट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो पेरेंट्स अगर चाहेंगे भी कि वो यही करे, तो वो फिर उसके लिए आसानी पैदा कर देंगे, उसका माइंड ट्रेंड कर देंगे और उसके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ फराहम कर देंगे कि वो उस पर पूरा उतर सके। तो इस तरीके से वो आगे चल सकता है, ठीक है। ये चीज़ इस तरह से सॉल्व हो सकती है कि वो अपने आप को फोकस्ड करके फिर उसी चीज़ पे चले। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि लाइक जो आप कह रहे हैं कि बच्चों को चूज़ करवाना है, हमारे यहाँ मैट्रिक के बाद कहते हैं, एफएससी के बाद कहते हैं चूज़ करें, तो ये चीज़ ना पेरेंट्स को चाहिए वो बचपन से डालें। लाइक उनको फैसला करने की कुव्वत होनी चाहिए। हमारी जो जनरेशन में सबसे इनमें मेन चीज़ ये है, इनमें कुव्वत नहीं है, फैसला नहीं ले सकते ये लोग, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हमें ये होता है कि बचपन में बच्चे ने एक अपनी पसंद की शर्ट उठाई, अम्मा मुझे ये, उस टाइम वो फैसला, उसका ब्रेन सीख रहा है फैसला करना कि मुझे फैसला कैसे लेना है। तो उस टाइम पे नहीं ये पहननी है तुमने, वो अपनी ख्वाहिशात बच्चे पे थोप रहे होते हैं। तो उनको चाहिए कि बच्चे को अपनी ख्वाहिशात का एनालिसिस करने दें, उसको डिसीजन लेने की चॉइस में डाल दे कि आपको ये वाला कलर पसंद है कि आपको ये वाला कलर पसंद है। पे होता है अगर उस टाइम उसकी डिसीजन की जो पावर है ना, उसकी जो फैसले की कुव्वत है, वो उस टाइम मजबूत हो जाती है ना, तो आगे जाके वो बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। बच्चे इनोसेंट जरूर है, मगर वो इतने नादान नहीं, उनको पता नहीं कि हमारे पर कौन सा कलर जो अच्छा लगता है। अच्छा फैसला करते हैं वो बच्चे, सच्चे होते हैं ना, मन उनका साफ। बड़ा अच्छा बताया जी ने भी कि आप 2 कलर उसके सामने रख दें और उसमें कि इसको चूज कर लो, तो एक तो उसको डिसीजन पावर आएगी। जी। तो जब भी मैं उसके लिए कपड़े निकाल के ले आती हूँ तो वो कहती है ये नहीं, मैं फिर उसको अलमारी के सामने ले जाती हूँ, बेटा खुद ही चूज़ कर लो, बजाय ये कि मैं एक और उठा के ले आऊँ और तुम फिर मुझे रिजेक्ट करो। तो लेकिन ये पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वहाँ पे भी वो जो ईगो वाला सिस्टम है ना, वो आ जाता है कि बच्चे मेरे सामने जिद कर रहे हैं, और बच्चों की जिद के साथ माँ अपनी जिद मिला लेती है, क्योंकि वो फादर से दबी हुई होती है। बिल्कुल। इस बारे में सर आपसे भी बात करना चाहेंगे, आप टीचर हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि डॉक्टर साहिबा से भी हमने पूछा, आजकल के बच्चे सब करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कैसे करना है, कितना टाइम देना पड़ेगा,
और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? हमें करना तो सब कुछ है लेकिन हमें मेहनत नहीं करनी, तो कैसे गाइड करते हैं अपने अपने स्टूडेंट्स को? जी मैं इसमें बताऊंगा, कैरियर काउंसलिंग कहते हैं बेसिकली इस शोबे को। जी। और ये स्टूडेंट्स को ज़रूरी चाहिए होता है मैट्रिक, एफएससी या यूनिवर्सिटी लेवल तक मैक्सिमम, कि वहाँ पे उसको बता दिया जाए कि बेटा आपने आगे बनना क्या है। लेकिन आपने नहीं बताना, आपने बच्चे के एप्टीट्यूड को मद्देनज़र रख के कि ये खुद इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या सलाहियत दी है, और हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत दे के भेजा। अब जो लोग तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो एक्सेल करते हैं, और जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वो किसी और शोबे में घुस जाते हैं, तो वो बेचारे बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद किसी भी जगह पे एक्सेल नहीं कर पाते। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि दो ही शोबे मेनली लोग लेते हैं कि बेटा या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। लेकिन अगर आप ग्लोबली देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कौन कमा रहा है? IT स्पेशलिस्ट। गूगल देख लें आप, बिल्कुल उस पर भी आ जाते हैं। लेकिन IT सबसे ज़्यादा दुनिया में, फिर लॉयर पैसे कमाता है, फिर जर्नलिस्ट पैसे कमाता है, सहाफ़ी, और फिर आपका कमाता है स्पोर्ट्समैन। लेकिन कोई बच्चा कहे मैंने स्पोर्ट्स में जाना है, तो हम कहते हैं ना 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 बेटा आपने स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं जाना, ये तो फजूल लोगों का काम है। तो हमें चाहिए पेरेंट्स को और फिर टीचर्स को कि ये मिल लेकिन के सर हमारे अपने यहाँ बच्चे के क्रिकेट अंदर के अलावा दूसरी स्पोर्ट इतना नहीं प्रमोट किया जाता इवन है, तो हमारा हम- अपना नेशनल जो है बिल्कुल। हॉकी, अनफॉर्चुनेटली हमने जी। गेम्स पे तवज्जो नहीं दी हुई। लेकिन ग्लोबली आप देखें माइकल जॉर्डन और इसमें के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अरबों रुपए कमा रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस पर कोई सोच नहीं है। हम बच्चों को स्नब करते हैं कि बेटा खेलना नहीं, हमारे यहाँ like आपने कहते डॉक्टर हैं बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, या मैक्सिमम ये कि चले आप बैंक में चले जाएं तो बैंक की जॉब कर लें। हमारा माइंडसेट हमारे पेरेंट्स का यूजुअली ये होता है। ACCA कर लें और एग्जैक्टली जो फाइनेंस से That is मुतल्लिक है, या हमारे एमबीए कर घर लें ये आप। कहते हैं कि मछली है, तो मेरी अम्मा बहुत कहती है कि मछली है उसका काम तैरना है, ये उसकी इंटेलिजेंस है ना उसकी। Yes. अगर आप उसको कोई दीवार पे चढ़ जाओ, दरख्त पे चढ़ जाओ, तो फिर वो नहीं चढ़ पाता, आप उसको कहें नहीं ये तो नालायक है, इसको तो दीवार पे चढ़ना नहीं आता। तो हर किसी का अपना एक क्वेश्चन होता है ना। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही बात हो रही है पर्पस ऑफ लाइफ। जैसे मैडम ने कहा कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसको आप लिख लें, उसको नोट डाउन करें। जब इंसान नोट डाउन करता है तो वो चीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके ऊपर आप काम करें, डेली काम करें। एक मैं यूथ के लिए बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट है डेली काम करें, मैंने आज अपने पर्पस ऑफ लाइफ के लिए कितना टाइम स्पेंड किया, अदर देन अपनी रेगुलर जो मेरी स्टडीज़ हैं, जो मेरी कोर्स की बुक्स हैं, उनके अलावा मैंने क्या पढ़ा है, मैंने कितने लेक्चर्स लिए हैं। अब हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके पास हम जाएं, उनकी बात सुने, उनके लेक्चर्स लें। अब तो पर्सनल YouTube सेक्शन पे ही भी आ हम जाता है, अगर हम लें, बिल्कुल यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल है हमारे पास, फेसबुक पे हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन तो उसकी हम भी एक बजाय चॉइस कि है ना सर, उस पे- मोटिवेशनल स्पीकर, हर एक शख्स के आगे एक मोटिवेशनल स्पीकर आ जाता है। बिल्कुल ये अनफॉर्चुनेटली जब एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसमें बहुत से लोग उसमें आ जाते हैं। लेकिन लोगों को पता है, अब मैं किसी का नाम तो यहाँ पे नहीं लूँगा, ठीक है। पाकिस्तान में लाहौर में बहुत अच्छे स्पीकर मौजूद हैं और जो बहुत थोड़ी फीस चार्ज करके आपको चार्ज कर देते हैं और Very आपकी nice. लाइफ को चेंज करते हैं। सर आपने जैसे कि मैंने बताया कि आप टीचर भी हैं, सर कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं और किस तरह के लोग आपके पास आते हैं पढ़ने के लिए? जी मैं अर्ज करता हूँ, मेरा बेसिक सब्जेक्ट है एंटोमोलॉजी, ठीक जो है। मैंने आपसे पहले डिस्कस जी। किया था। उसके अलावा फूड सेफ्टी, ये मेरा सब्जेक्ट है कि खुराक को सेफ कैसे किया जाता है। और उसके बाद एक सब्जेक्ट है हलाल। हलाल एक कॉन्सेप्ट है जो नया अभी फूड के अंदर आ रहा है, अच्छा। कि जो भी फूड मैन्युफैक्चर होती है किसी कंट्री में, जब किसी और मुल्क में आप एक्सपोर्ट करते हो उसको, तो अगला मुल्क उसको मांगता है कि आपका हलाल सर्टिफिकेट मुझे दे दें आप। यानी पाकिस्तान में मैंने प्रोडक्ट एक्स बनाया जो खाने के लिए है, पीने के लिए है, कंजम्पशन के लिए, और मैं उसको से मलेशिया में भेजना चाहता हूँ, तो मलेशिया ही गवर्नमेंट मुझसे वो सर्टिफिकेट मांगेगी, गिव मी हलाल सर्टिफिकेट, ओके कि आपका ये प्रोडक्ट जो बना है ये पूरे के पूरे प्रोसेस हलाल थे इसके, यानी स्लॉटरिंग से लेके उसकी प्रोसेसिंग, उसकी पैकिंग, उसका जो पूरा सिस्टम बना है वो हलाल था। तो मैं ये हलाल भी सर, पढ़ाता ये हूँ। हलाल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें कि जैसे अभी ये बता रहे हैं कि सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर मैंने बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है, जी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से भेजना है कोई मीट वगैरह ही जी, भेजना है, तो उसके लिए हलाल का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि हम जो मुर्दार हैं हाँ। वो भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हलाल का जो है आगे से वो मांगते हैं सर्टिफिकेट। अगर तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आप भेजेंगे तो आपको मस्ट है कि आप उसको हलाल सर्टिफाई करा के भेजेंगे। ठीक है। पाकिस्तान में बहुत सी हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं जो अपनी सर्विसेज देती हैं हलाल के हवाले से, जो पूरा प्रोसेस आपका चेक करती हैं। अगर कंजम्पशन नहीं है, लाइक इंसान ने उसको कंज्यूम नहीं करना, उसमें फार्मास्यूटिकल में यूज़ होना है, उसने कॉस्मेटिक्स में यूज़ होना है, या किसी और प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल में यूज़ होना है, तो फिर आपको ऑफ कोर्स हलाल की उस लेवल पे ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपका यूजेज क्या है। लाइक पाकिस्तान से अगर कोई चीज़ चाइना एक्सपोर्ट हो रही है और चाइना को रिक्वायरमेंट नहीं है हलाल की, एग्जैक्टली, तो वहाँ तो आप विदाउट दैट हलाल सर्टिफिकेट आप अपना प्रोडक्ट भेज सकते हैं। डिपेंड ऑन कम्युनिटी। एग्जैक्टली। और लेकिन अगर आप दुबई में भेजेंगे, सऊदी अरेबिया में भेजेंगे, गल्फ पूरा, और फिर आपका फार ईस्ट है, तो वो चूंकि मुस्लिम कंट्रीज है, बिल्कुल। वो आपसे मांगेंगे आप हमें हलाल का सर्टिफिकेट दें।
तो ये हलाल जो है ये कॉन्सेप्ट नया बिल्ड हुआ है, अब हम इस पे स्टूडेंट्स को ला रहे हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान में इसमें सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं और डिग्रीज भी कर रहे हैं, मास्टर लेवल पे पढ़ रहे हैं, और ये आगे जाने वाला एक फ्यूचर का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो मैं चाहूँगा कि लोग इस पर अपनी तवज्जो दें, अपने बच्चों को हलाल ऑडिटर बनाएं और हलाल के अंदर एजुकेशन लेके जाएं, क्योंकि फ्यूचर में आने वाला 20-25 सालों में आप देखेंगे हलाल बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनने वाला है इंशाल्लाह पाकिस्तान में, ये हम पढ़ाते हैं। सर एक Very क्वेश्चन nice. मेरा आपसे है, ये जो हलाल कॉन्सेप्ट है, व्हाट अबाउट द मेडिसिन, मतलब ये जी हाँ। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती एग्जैक्टली, है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी हलाल का इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक, आपको पता है ब्रेक पे भी जाना है, और हम उम्मीद करते हैं तमाम शायकीन हमारे साथ रहेंगे। गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आप लोगों से ब्रेक के बाद आपसे रब्ता करते हैं। वेलकम बैक जी। हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं, बातें का सिलसिला भी जारी है। तो डॉक्टर साहिबा ब्रेक से पहले सवाल करना चाह रही थी, मैं चाहूँगी डॉक्टर साहिबा आप अपना सवाल कंप्लीट कीजिए। जी सर, जैसे आप बता रहे थे कि हलाल चीज़ों पे आप लेक्चर्स दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हों। एक क्वेश्चन रेज हुआ मेरे माइंड में कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं मेडिसिन, वो कितने परसेंट हलाल हैं, कितने परसेंट, क्योंकि दवाई को तो कहा जाता है कि जी ये अगर थोड़ा सा इसमें अल्कोहल भी शामिल है, जैसे कफ सिरप से, और इसी तरह से सेडेटिव मेडिसिन हैं, तो क्या हलाल है क्या हराम है, हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? जी मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ, कोई भी मेडिसिन जब बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, बाज़ औक़ात 10, 12, 15 तक भी होते हैं उसमें। अब वो तमाम इंग्रेडिएंट अगर तो हलाल हैं और हलाल सोर्स से डिराइव हुए हैं, तो उस सूरत में हम उसको हलाल सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और वो दुनिया के किसी भी इस्लामिक मुल्क के अंदर वो यूज़ हो सकता है। और अगर किसी एक भी सेगमेंट पे या किसी एक भी एक्टिव इंग्रेडिएंट पे आपको शक हो कि ये हलाल सोर्स से नहीं बना, ये किसी हराम जानवर से या किसी ऐसी चीज़ से बना जो कि हराम थी, ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है और वो उस कंपनी को भेज दिया जाता है वापस कि आप इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं कर सकते। राइट, ये है। लेकिन अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में शायद अभी उतना रिसर्च नहीं हो सकी, तो चूंकि अभी हम बहुत स्टार्ट पे हैं, हलाल का जो पूरा पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग, अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, अभी इतनी लेबॉर्ट्रीज नहीं है हमारे पास जो कि हर प्रोडक्ट का अलग-अलग से इंग्रेडिएंट आइडेंटिफाई कर सकें कि हलाल कौन सा है, हराम कौन सा है। अभी हम इस पर काम करना है इंशाल्लाह, और आने वाले सालों में वी वुड बी एबल कि हम उसको आइडेंटिफाई करें। लेकिन असूल ये है कि जो भी चीज़ आप कंज्यूम करेंगे, अगर वो चाहे मेडिसिन हो चाहे वो कॉस्मेटिक हो, क्योंकि अगर आपकी स्किन पे लगा रहे हो आप कोई क्रीम, कोई ऑइंटमेंट, कोई भी चीज़, वो भी हलाल होना चाहिए, कॉमन होता है कि उसको भी ये हलाल प्रोडक्ट से बना एग्जैक्टली है। तो अगर हलाल से बना है तो उसके ऊपर हलाल का लोगो लगा होगा, किसी ना किसी कंपनी का हलाल उर्दू में लिखा होगा या अरबी में लिखा होगा। अगर तो हलाल लिखा है तो यू कैन गो फॉर इट फॉर श्योर कि वो हलाल होगा। अगर नहीं लिखा देन आस्क, या उसका इंग्रेडिएंट आप पढ़ लें, उसको पढ़ के आप ही होता है एग्जैक्टली उसको आप गूगल भी कर सकते हैं, और गूगल आपको बता सकता है कि ये कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या था, बेसिक ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है, तो आप उसको अवॉइड करें अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके ऊपर आपको शुबा भी है हराम। तो ये मैं समझता हूँ। प्लस ये कि अब हलाल टूरिज़्म की तरफ दुनिया जा रही है, यानी जैसे हज है, जैसे उम्रा है, ये तो हमें पता है, जैसे हम ट्रैवल करते हैं कोई दीनी मकामात, बुज़ुर्गों के जो मज़ारात हैं, मजहबी मकामात हैं, ये हमारे मुसलमानों के हलाल टूरिज़म है। जैसे सिख कम्युनिटी आती है पाकिस्तान में, उनके यहाँ पे मजहबी मकामात हैं, गुरुद्वारा है उनका लाहौर में, ननकाना साहब में, हसन अब्दाल में, तो ये हलाल टूरिज़म की कैटेगरी में आता है। अब दुनिया भर में इस पे काम हो रहा है कि जब आप ट्रैवल करें तो वो भी हलाल तरीक़ों से करें, जिस होटल में रहें वहाँ पे हलाल चीज़ें आपको मुहैया की जाएँ, जैसे जानमाज मौजूद होनी चाहिए, जानमाज का किबला रुख का एक वो बना हो, साइन लगा हो, ताकि आपको आसानी हो। तो ये अब इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्रो कर रही है, और मैं समझता हूँ कि अगले 10-15 साल के अंदर आपको नज़र आएगा कि मुआशरे के अंदर हलाल के ऊपर बहुत काम हो रहा है। सर आपकी फील्ड से रिलेटेड तो हम बातें करेंगे, मैं पूछना चाहूँगी आपको मौसीकी से लगाव है, गाने सुनते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं एक हसास इंसान हूँ, मैं म्यूज़िक भी सुनता हूँ, मैं शायरी भी पढ़ता हूँ, मैं ख़ुद शायरी करता भी रहा हूँ, और अच्छी मौसीकी तो हर इंसान को पसंद है।
तो अगर आप बिल्कुल बिल्कुल आप कोई फरमाइश हो तो हम आपको जी, मैं अहमद जहांजेब का एक गाना है तू जाने ना, बिल्कुल अगर ये आप सुना सकें तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। हम अपने मेहमानों की हमेशा फरमाइश जो है पूरी करेंगे। जी मैं चाहूँगा कि गाना प्ले किया जाए। सर आपने गाना तो बता दिया, आपको अदब से भी लगाव है, कौन सा शायर आपको पसंद है जिन्हें आप पढ़ते हैं? मैंने तकरीबन उर्दू शायरी में सारे बड़े शोरा जो उस्ताज़ा कहलाते हैं उनको पढ़ रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा सौदा, इंशा अल्लाह खान, इंशा, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, और अभी कल बरसी गुजरी है मेरे फेवरेट शायर अहमद फराज साहब की। तो ये सारी शायरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने। सर कुछ सुनाना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मैं आपको जी, जी। अहमद फराज की गज़ल सुनाऊँगा। उनकी बड़ी मशहूर गज़ल हुई थी जो बहुत लोगों ने उसको बहुत पसंद की है। उसमें वो कहते हैं कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, और सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। और सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। तो इस तरह बहुत तवील गज़ल थी, ये दो चार जो मुझे अभी याद हैं। अच्छा सही साहब, जैसे अदब से ताल्लुक़ है और दो चीज़ें हैं, या तो इंसान का क्रश होता है तो वो शायरी लिखता है या कहता है, तो या इंसान पढ़ता है। तो आज आकर बात क्रश पे है, जैसे अभी वो कह रही कि तख्लीकात, एक क्रिएशन, एक इमेजिनेशन, तसव्वुर के ज़रिए जो आप चलता है माइंड में, उसको आप अपने अल्फाज में बयान करते हैं। तो आपका लगाव शायरी से किस वजह से हुआ? मैं बचपन से उर्दू लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, बड़े गौर से मैं उर्दू लिटरेचर को पढ़ता था। उसमें हर तरह का अदब है, लाइक जो हमारे एसेज हैं, या उर्दू के नॉवेल्स हैं, या उर्दू के अफसाने हैं, प्लस शायरी भी साथ साथ चलती है। क्रश की उसमें ज़रूरत नहीं होती, वो जब शादी हो जाती है इंसान की तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं शादी से पहले की बात कर रहा हूं। पहले की बात को तो बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ जी, तो ये है कि अच्छी शायरी पढ़ने का शौक़ मेरे ख्याल में हर हसास इंसान को होता है, और लोग उसको पसंद भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। और जैसे ज़ुखरफ ने बड़ी अच्छी शायरी की थी, आई रियली अप्रिशिएट कि हमारी नौजवान नस्ल में अब एक चीज़ पैदा हो रही है कि वो अच्छी शायरी करते हैं, अच्छी शायरी सुनते हैं, म्यूज़िक अच्छा सुनते हैं। और यही मैं लोगों से कहूँगा कि वो स्टैंडर्ड को सुने, जो मयार है, जो स्टैंडर्ड है। शायरी में जाएं तो स्टैंडर्ड की जो शायरी है उसको पढ़ें। मोटिवेशनल स्पीच सुन रही थी मैं, वो सुनती, तो उसमें ना एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि साइंटिस्ट बहुत है दुनिया में, बहुत रोबोट्स हैं, बहुत डॉक्टर हैं, बहुत इंजीनियर हैं। अब वो ज़माना है कि हमें अदीबों की ज़रूरत है, हमें कहानियाँ सुनाने वालों की ज़रूरत है, हमें शायरों की ज़रूरत है। तो इसी बात पे जी मैं चाहूँगी आप अपना लिखा कुछ हमें फिर से सुनाएं। हाँ मैं सुनाती हूँ। जाने क्यों लोग रवाना हैं खला की जानिब, जाने क्यों लोग रवाना हैं खला की जानिब, इस ज़मीन तक का तो हक अदा ना हुआ। हवस परस्ती है ले आई हमें ये किस दलदल में, कि अब की बार तो खिज़र भी रहनुमा ना हुआ। तुम तो वलायत का हुनर रखते थे इब्ने आदम, तुम तो वलायत का हुनर रखते थे इब्ने आदम, फिर क्या वजह थी कि इस बार ये फ़न तुम्हें अता ना हुआ। तमाम उम्र गई रायगा गैर के दर पर, तमाम उम्र गई रायगा गैर के दर पर, थी जिसमें बख्शिश गज़ल सजदा वो अता ना हो। वाह क्या बात है, क्या कहते हैं। आपकी अपनी शायरी है? हाँ, और ये मैं अभी बना रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त। और इसको अगर हम रिलेट करें तो हमारे आजकल की एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाता है, जो कि मगरिब की तरफ चल पड़ा है, और इतने प्रेशर में है कि दे डोंट नो अबाउट के सजदा भी करना है। वो मार्स पे दुनिया बसाने का सोच रहे हैं, पहले ये दुनिया तो संभाले। मगरिब में इतना स्ट्रेस नहीं है जितना कि मगरिब की एजुकेशन को लेके यहाँ पे स्ट्रेस दिया जाता है बच्चों को, इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि एक चीज़ आपने नोट की कि जो मगरिब के हैं ना वो मशरिक की तरफ आ रहे हैं, उनमें वो चीज़ वो अपने आप को ढांकना शुरू हो रहे हैं हमारी तरफ। डॉक्टर साहब आपने स्ट्रेस की बात की, तो इससे पहले भी आपने बताया कि ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन मिक्स हो जाता है। बेसिकली है क्या स्ट्रेस? मोस्टली लोग आते हैं मैं जी डिप्रेशन का शिकार। डिप्रेशन एक्चुअली एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आता है अमेरिका की तरफ से, एक बुक है, ठीक है। जब हमने डायग्नोज करना होता है किसी को, 6 मंथ्स में सिम्टम्स चलती हैं कि भूख ना लगना, ओवर ईटिंग करना, नींद ना आना, ओवर स्लीपिंग होना, वीपिंग स्पेल्स होना, अपने आप को होपलेसनेस की तरफ देखना। ये चीज़ें अगर 6 मंथ से 15 डेज से 6 मंथ्स तक चलती हैं तो ये
कम से लेकर सिवियरिटी की तरफ डिप्रेशन को इशारा जाता है, ठीक है। टेंशन इस टाइम बैठे बैठे ही आपको टेंशन क्रिएट हो सकती है, उफ प्रोग्राम सही तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मतलब एंग्जाइटी, काइंड ऑफ एंग्जाइटी, आप इसको टेंशन कह सकते हो कि थोड़ी देर के लिए भी आपके माइंड में कोई भी एक चीज़ आती है और आपको क्लिक करती रहती है बार बार, वी कॉल्ड इट टेंशन, ठीक है। और उसी टेंशन को आप उठा के अपने सर पे सवार कर लो और आप कोई काम और उसके बारे में सोचते रहो। हाँ, और सोचते रहो, वो सोच चलती वैसे रहेगी। हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं हो रहा, हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, तो इस वजह से वो रिकॉर्ड और लाइव में ज़्यादा आपको पता है टेंशन वाली बात कि हर चीज़ अच्छे तरीके से लेकर चलनी है। बिल्कुल, वो टेंशन है, ठीक है। और फिर इसी को हम आप अगर रिकॉर्डिंग की तरफ चले जाते हो और फिर आपको प्रोजेक्ट बड़ा मिल जाता है, तो वो उसका आप रात दिन सोचते रहोगे, तो वो आपने अपने माइंड पे बर्डन ज़्यादा डाल दिया, दैट्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना कि अपने ज़हन पे जोर ओवर वर्क हो जाना या ओवर किसी भी चीज़ को कर लेना, वो स्ट्रेस हो जाएगा। लाइक मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी अबाउट द टेबल, इफ़ यू विल पुट समथिंग हैवी देन द टेबल, दैट इज़ स्ट्रेस। इसी तरह से माइंड के ऊपर आप अपनी एनर्जी से ज़्यादा कोई काम अपने सर पे ले लोगे तो वो स्ट्रेस है। तो ये डिफरेंशिएशन है कि जो जिसमें सिम्टम्स आ जाते हैं वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, स्ट्रेस फॉर द टाइम बीइंग होता है, टेंशन भी फॉर द टाइम बीइंग होता है। अगर हम इसको प्रोलॉन्ग करेंगे तो देन इट विल लीड टू डिप्रेशन। और लाइक डिप्रेशन का ये था कि इसमें डाइट आपकी बहुत मैटर करती है। अक्सर ये आजकल सो मैनी थिंग, देयर आर सो मैनी थिंग कि वेल बीइंग आप किस तरह से वेल बीइंग, एक्चुअली हम अपने आप को हर तरह से वेल बीइंग कहा जाता है कि आप मेंटली तौर पे हेल्दी हो, आप फिजिकल तौर पे हेल्दी हो, और ये तब भी मुमकिन है कि जब आप अपनी बेसिक नीड्स, खाना पीना, सोना, सारा कुछ। और वाई आई एम कीपिंग अ डायरी विद मी, और आई ऑलवेज फोकस कि मैं हमेशा एक्सरसाइज भी करती हूँ जो पेशेंट्स मेरे साथ पास आते हैं कि सोचना नहीं है, उसको लिखना है। जैसे सर ने भी पहले बोला, तो आई एम एग्री विद हिम कि हर चीज़ को लिख लिया जाए तो वो आपके माइंड में रिपीटिशंस को कम कर देगा, ठीक है। बिल्कुल सही साहब, आपकी तरफ आएंगे। एक्चुअली आप टीचिंग भी करते हैं, डिप्रेशन स्ट्रेस की भी बात चली, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं यूथ को इस वक्त, जिस वक्त आप लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्या प्रॉब्लम्स उनको इस वक्त फेस करनी पड़ रही हैं? यूथ का अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे नज़दीक है वो फोकस की कमी है। दे कैन नॉट कंसंट्रेट, यानी एक जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उस पर कंसंट्रेट नहीं करना, बाकी दुनिया के सारे मामलात उन्होंने लेके चलने हैं। उन्होंने फेसबुक भी लेके चलनी है, ट्विटर भी लेके चलना है, स्नैपचैट भी लेके चलना है, लेकिन जो टीचर ने पढ़ाया है या जो उस दिन पढ़ाना है या जो आपका एग्जाम है उस पर कंसंट्रेट नहीं। और फिर कहते हैं जी वो हमें तो कोई समझ नहीं आई थी, हमारे नौकरी नहीं मिली, गुजर गया था, या हमें टाइम नहीं मिला। बिल्कुल। और पार्टीज और बाहर जाना और आउटिंग और सैर तफरी और इन मामलों पे लेकिन सर जरूरी भी तो है एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा बैलेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस। अगर आपका बैलेंस है तो फिर आप कामयाब स्टूडेंट हैं, फिर आपके ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आप सोशली एक्टिव भी रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को सोशली आप आइसोलेट कर दें, बिल्कुल आप सोसाइटी के अंदर जब मौजूद हैं यू मस्ट बी सोशली एक्टिव। आपको पता होना चाहिए आपके माशरे में क्या हो रहा है, माशरे के इश्यूज़ क्या हैं, और उसमें जो अच्छा आप रोल प्ले कर सकें वो आप करें। लेकिन आपका हर वक्त अगर सोशल पे ही रहेगा, सोशल मीडिया पे या लोगों से मिलने मिलाने पे, तो वो टाइम कब आएगा जब आप अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करोगे, जब आप अपना ग्रेड्स इंप्रूव करने पे काम करोगे। फिर अल्टीमेटली ये होगा कि आपके वालिदैन ने जो इन्वेस्टमेंट आप पे की हुई है वो ज़ाया हो जाएगी और लोग टीचर पे उंगली उठाएंगे, शायद ये टीचर वाज नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड कि इसने बच्चे को पढ़ाया नहीं। तो ये मेरे ख्याल में कंसंट्रेशन की कमी या फोकस ना होना, ये एक ही बात के बारे में बात कर रहे थे। माशरे क्या इश्यूज देखते हैं आप? हमारे माशरे में तो मेजर इश्यूज, बहुत ज़्यादा इशूज़ है। सबसे बड़ा यूथ का इशू है अनएम्प्लॉयमेंट। आपने डिग्री कर ली, अब आपको पता नहीं आपने आगे जॉब मिलनी है नहीं मिलनी, क्या करना है, तो वो बेचारा डिग्री करने के दौरान इसी टेंशन में, इसी डिप्रेशन में रहता है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। तो हमें इस पर चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को ये बताएं कि बेटा जॉब तो शायद माशरे में अब नहीं रह गई, क्रिएट करना सीखें। अब तो आप अपना बिजनेस करें, अपने खुद अपना डेवलप करें, चीज़ें क्रिएट करना, अपनी चीज़ें क्रिएट करें, अपना बिजनेस क्रिएट करें, खुद को एम्प्लॉय करें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये बताने की ज़रूरत है। और ये अगर टीचर बताए, अगर पेरेंट बताए, उसको हौसला अफजाई करें बच्चे को, तो हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, वो अपनी सेल्फ जो है एम्प्लॉयमेंट उस पर जा सकते हैं। और जॉब तो आजकल मिलना वाकई आपकी बात वो ऐसे ही है, बहुत मुश्किल है। अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर पॉवर्टी है हमारे यहाँ, पॉवर्टी एलिमिनेशन पे काम गवर्नमेंट के करने का है, वो एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। फिर हमारे यहाँ इलिटरेसी है,
एक तबका है जो पढ़ गया है, लेकिन एक तबका है जो बेचारा बिल्कुल एजुकेशन से दूर है। अपने दाएं बाएं आप देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे वो होटलों पे, खोखों पे, पंचर की दुकानों पे और इस तरह के, वो बिल्कुल इलिटरेट हैं। जब उस नस्ल ने बड़े होना है, अभी तो वो 10, 12, 15 साल के, उन्होंने जब 25, 30, 40 में जाना है, आप खुद हिसाब लगा लें किस तरह की नस्ल हम प्रोड्यूस करेंगे कि उसके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कोई उसको शऊर नहीं है, वो बेचारा बिल्कुल रॉ मटेरियल है, उसको कोई भी बंदा 4 पैसे दे के उससे अपनी मर्जी का कोई भी गलत काम करवा सकता है। तो ये मेजर इशूज़ हैं। उसके अलावा तो इशूज़ हर बंदे को पता है। एनवायरनमेंट के मामला हैं हमारे यहाँ, जैसे शॉपिंग बैग पे पाबंदी अब गवर्नमेंट लगाने वाली है, ये अच्छी चीज़ है ताकि एनवायरनमेंट को क्लीन किया जाए। इसके लिए आई एम सॉरी मैं बात काट रही हूँ, आपकी सजेशंस दूंगी कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली ऑल ओवर द पाकिस्तान एक चैप्टर हमने है वॉइस ऑफ साइकोलॉजिस्ट। हम लोगों ने कुलीग्स ने, जो सीनियर कुलीग्स मेरे साथ थी इस्लामाबाद में, कोयटा में, जहाँ पे, तो हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट, एक हमारा एक बिल काउंसिल में पास हुआ था कि एक कोटा निकाला जाएगा साइकोलॉजिस्ट का, काउंसलर्स का, कि जो जगह जगह पे, बाहर के ममालिक में अगर आप देखें ना तो आपको हर जगह पे काउंसलर मिलेगा। इवन यहाँ पे तो रिपोर्ट दी जाती है HIV की भी, इवन तो डायरेक्ट दे दी जाती है, चाहे अगले बंदे पे जो मर्जी है गुजर जाए। तो हम ये चाहते हैं कि एक काउंसिल बनाई जाए जहाँ पे पता हो कि इतने साइकोलॉजिस्ट, इतने काउंसलर्स रजिस्टर्ड हैं जो करियर काउंसलर्स करने के लिए स्कूल्स में जा सकते हैं, कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन कम होगी, बच्चों की कन्फ्यूजन कम होगी, उनकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगी। और इसी तरीके से हॉस्पिटल बेस पे जगह जगह पे काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट को सीट्स दी जाएं। ये उस काउंसिल का काम होना चाहिए कि वो एक इनका लाइजॉन बनाए रखे, और इस तरीके से बहुत सारा स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन कम हो सकता है। और हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट का भी आगे, क्योंकि उनको जब प्रॉपर एक गाइडलाइन मिलेगी तो वो भी कम हो जाएगी। सेकेंडली फ्रस्ट्रेशन की वजह से, या आप कह लो कि एक चल पड़ा है, कंपटीशन चल पड़ा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स भी रॉबरी करने पे आ चुके हैं ज़्यादातर। आई डोंट वांट टू यूज़ अनदर वर्ड, फीमेल्स किस स्टूडेंट्स किस साइड पे चल पड़ी हैं, क्योंकि फीसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो उस चीज़ को मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो सब समझ गए होंगे कि क्या है। तो ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी अगर ये काउंसिल बन जाए और इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो और हर जगह पे स्टूडेंट्स को अवेलेबिलिटी हो जाए। ड्यूरिंग ब्रेक वी वर डिस्कसिंग अबाउट के सुसाइड्स को कैसे कम किया जाए। आपका अगर कोई और क्वेश्चन इनसे है तो आप करो। जी बिल्कुल, मैं करना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल जी, आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया बहुत यूज़ हो रहा है, हम हर वक्त सोशल मीडिया पे रहते हैं। ज़्यादातर लड़कियां फेमस होने के लिए भी तस्वीरें लगा रही होती हैं मॉडल्स में, और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। आप कितना सोशल मीडिया यूज़ करती हैं और आप क्या कहती हैं कितना यूज़ करना चाहिए? इतना करें कि आप मरीज़ ना बन जाए सोशल मीडिया के। लाइक इतना करें कि आप रियल लाइफ में वाकई खुश हों, सिर्फ सोशल मीडिया पे खुश ना हो। हमारी जो जनरेशन है ये बहुत खुश जनरेशन है, बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, बहुत अमीर है, बहुत अच्छे खाने खाती है, बहुत अच्छा पहनती है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे। ये सोशल मीडिया लाइक इट्स लाइक ये सोशल मीडिया और ये बिल्कुल रियल में है। हैप्पी पिक्चर्स, सैड पीपल। तो रियल में खुश हूँ जो ठीक है सोशल मीडिया, लेकिन देखिए अपडेट हूँ, लेकिन ओरिजिनल लाइफ आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं। हमें कॉम्प्लेक्स भी तो आ जाता है दूसरों को देख देख के, ये कितना खुश है, ये कैसे खुश है। अपने आप को इतना मत बनाए, मोहताज ना बनाए। ये आपका कोई चार्जर नहीं आपके साथ लगा, कमेंट आएगा तो आप यूँ और नहीं आएगा तो यूँ, नहीं। अपने आप को इसका मोहताज ना बनाए, अपडेट रहें, रोबोट ना बन जाए ना, ह्यूमन है, बी लाइक ह्यूमन इंसान के। फॉलोअर्स कितने हैं आपके? मेरे 15 के थे, लेकिन मेरा अकाउंट है क्या अब न्यू बनाया था होप सो। इसको ये कहते हैं कि आप सोशल मीडिया, मतलब हम लोग इसको तो एक पॉजिटिव लाइन में लेके जाते हैं कि यार अपनी लाइफ ऐसे गुजारो जैसे तुम अपनी सेल्फी बना रहे हो। सेल्फी बना, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सईद आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आज उभरती हुई जो डेंगू का एक मर्ज है उसके बारे में आपने अपडेट किया हमारे शायकीन को। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने आज जो है सोसाइटी के जो है मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली। और स्पेशली जी का बहुत
शुक्रिया बिल्कुल। जिन्होंने आज एक पाकिस्तान का उभरता हुआ जो Talent है जी। सितारा है, टैलेंट है, उसने आज बताया और डेफिनेटली इंस्पायरेशन पर्सनैलिटी है। और जाते जाते मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी फरमाइश किसी गाने से जो आपको बहुत पसंद हो, तो मैं चाहूँगा कि हम आपको वो गाना भी सुनाएं। का कुछ एक अच्छा। सॉन्ग है चलिए, और आई थिंक वो लगाना चाहिए, बहुत अच्छा है। बिल्कुल जी, आपको ये गाना भी सुनाते हैं। आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਦੇਵਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਬੀਬਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਦੇਵਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਬੀਬਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਦੇਵਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਬੀਬਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਗ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਏ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਗ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਏ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਰੰਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਰੰਗ ਜਾਵਾਂ, ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਕ ਏ ਡੂੰਘਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੜਪੀ ਏ, ਜਦ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੋਲੀ ਖਿੜਕੀਏ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਓ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹੋ ਮੰਗਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਦੇਵਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਬੀਬਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ।